ये तो पीसीएमबी बैच तो नहीं है, ये पीसीएमबी बैच है, मुझे ये भी डाउट है थोड़ा सा। ऑल्टरनेट वीक संडे को डाउट सेशन होंगे, जैसे मतलब संडे का इस संडे फिजिक्स केमिस्ट्री देन केमिस्ट्री मैथ देन फिजिक्स मैथ्स, या फिर 2 वीक में कुछ है हिसाब, मतलब मुझे भी नहीं पता। संडे को डाउट सेशन शेड्यूल है वहाँ पर। नोट्स के लिए क्या करना है, नोट्स के लिए बस आपको वेट करना है चैप्टर खत्म होने का। नोट्स आपको तभी दिखेंगे जब चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, देखो वैसे अभी ना ये ग्राफ ड्रॉ करना जो पॉलिनोमियल वगैरह का है, ये अभी चलेगा, है ना, अभी सेशंस में करेंगे हम बात इसके। नहीं आप देखो जो ये नोट्स आप बनाए या नहीं, मैं आपको कैसे बताऊँ कि नोट्स बनाए या नहीं। देखो अपने नोट्स बनाने का तो हमेशा फ़ायदा होता है ना? अपने नोट्स बनाने का ये फ़ायदा है ही हमेशा कि आपको साथ-साथ याद भी होता चलेगा, साथ-साथ रिवाइज़ करते चलोगे। तो बना लो, मेरे ख्याल से बना लो। ऐसा नहीं कह रहा कि मिलेंगे नहीं, 100% नोट्स मिलेंगे आपको। बट यहाँ पर क्या है कि अगर मैंने मेरे ख्याल से रीज़न जो है ना देने का नोट शुरू में, वो ये है कि एक तो पूरे चैप्टर के एक साथ नोट्स हैं और हर नोट्स में जो भी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुआ है ना, उसका सॉल्यूशन भी है। अगर वो नोट्स शायद एडवांस में दे दिया ना, तो फिर आप क्लास में जो क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस ही नहीं हो पाएँगे। तो ये एक रीज़न है मेरे ख्याल से जो नोट्स बाद में दिए जाते हैं। नहीं तो ऐसा कोई और रीज़न नहीं है कि चैप्टर से पहले क्यों नहीं दे रहे हैं। ये एक सजेशन हो सकता है कि नोट शुरू में दे दें बिना क्वेश्चंस के, थ्योरी वाला पार्ट दे दें कम से कम, है ना? और क्वेश्चंस के साथ वाले दोबारा नोट्स दे दें। बट वो मुझे नहीं पता अभी वो सजेशन गया है नहीं गया है, क्या हो रहा है ना? अगर हमसे मांगे जाएगा सजेशन तो हम पक्का देंगे। बट मेरे ख्याल से ये रीज़न है क्योंकि जब नोट्स मिलेंगे ना आपको, ये जितने भी अपने क्वेश्चंस हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, थ्योरी वाला हिस्सा, सब कुछ विद सॉल्यूशन उन नोट्स के अंदर होगा। ठीक है? चलो अब डिले नहीं करते, शुरू करते हैं आज का सेशन। स्टूडेंट्स कम है बट हम शुरू कर रहे हैं। फंक्शंस, टेस्ट ऑफ फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस, ये हमने किया था लास्ट टाइम, है ना? ये लास्ट टाइम किया था। बता दीजिएगा, कई बार स्लाइड्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, अगर नहीं किया था तो बता देना, ठीक है? तो अब शुरू करें टेस्ट ऑफ फंक्शंस। बेसिकली मैपिंग टेस्ट हमने मैपिंग टेस्ट और वर्टिकल लाइन टेस्ट की बात कर रहे हैं। ये जो टेस्ट ऑफ फंक्शंस किया था, डोमेन और रेंज किए थे हमने, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के देखे थे कि मॉड एक्स का कैसा है, पॉलिनोमियल की डोमेन रेंज कैसी होती है, ये सब। तो आज के सेशन में क्या डिस्कस करेंगे, ये भी हम आज के सेशन में पहली चीज़ ऑड एंड इवन डिग्री पॉलिनोमियल। स्लाइड दिखाऊँ क्या? पुरानी स्लाइड दिखाऊँ? ये रिकैप रिकैप मतलब कि हर स्लाइड, हाँ, मतलब ये डिस्कस हो चुका है ना? पुरानी स्लाइड्स नहीं दिखा सकते। अब हमारे पास जो है ना आज की ही स्लाइड आती है। ऐसा नहीं होता कि मैं पुरानी स्लाइड आपको दिखा पाऊँगा आज, नहीं। हर सेशन की स्लाइड वहीं पे लगी होती है। गुड इवनिंग प्रियांशु, है ना? स्लाइड पुराने पुराने सेशन की स्लाइड्स मैं आज नहीं दिखा पाऊँगा आपको, है ना? कोई भी टीचर नहीं दिखा पाएगा, मैं क्या कोई भी टीचर नहीं दिखा पाएगा, है ना? हर सेशन में उस सेशन की स्लाइड मिलती है अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, ऑड डिग्री और इवन डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है? जब हाईएस्ट डिग्री ऑड हो, मतलब 1, 3, 5, 7 कुछ भी हो, है ना? और इवन डिग्री क्या होगी? जब हाईएस्ट डिग्री 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो, है ना? अब देखो ऑड डिग्री जो पॉलिनोमियल होगा, उसका जो ग्राफ होगा, वो या तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा घूम फिर के, या ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, है ना? तो डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स हो जाएँगे। अभी पॉलिनोमियल के ग्राफ में इसको डिटेल में करेंगे। रेंज भी ऑल रियल नंबर होगा, डोमेन भी ऑल रियल नंबर होगा। जैसे कि y = x के ग्राफ की बात करें, वो एक डिग्री 1 है, ऑड डिग्री है। डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, रेंज भी ऑल रियल नंबर है। बट अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल की बात करते हो, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया या 4 डिग्री हो गया, तो या तो वो ऊपर से शुरू होके ऊपर ही पहुँच जाएगा, या फिर वो नीचे से शुरू होके नीचे ही चला जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए उसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगी, बट रेंज जो होगी वो सबसेट होगा रियल नंबर का, है ना? डोमेन तो रियल नंबर होगी, सबसेट होगा रेंज रियल नंबर का। रेंज कंप्लीट नहीं होगी, या तो माइनस इन्फिनिटी टू सम कांस्टेंट होगी या सम कांस्टेंट टू इन्फिनिटी होगी। इस तरह से रेंज चलने वाली है। बट बाकी अभी हम करेंगे डिटेल में, इन्हें करेंगे। तो आगे चलते हैं, सेशन शुरू करते हैं। पहले जीबी सर के पास चलते हैं। ठीक है? तो पहले जीबी सर के पास चल रहे हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो, ये लीजिए। पहली चीज देखिए साहब, ये 4 डिग्री क्वेश्चन के अंदर जो ग्राफ है वो मैक्सिमम चार्ज कट कर सकता है। सब ये अपने पढ़ा एक्स एक्सिस को देखो, ये कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3 4 मैक्सिमम चार्ज कट कर रहा है। अच्छा सेम अगर देखा जाए तो ये वाला ग्राफ भी चार्ज कट कर रहा है, तो फिर से दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क एक है, ए का, हाँ दोनों में एक का फर्क है। अगर बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, आपके सामने ध्यान से देखना, अगर डिग्री इवन है, अगर डिग्री कैसी है? इवन है। अगर डिग्री इवन है तो जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो हमेशा लेफ्ट से राइट तक जाते समय पे जो फर्स्ट ओपनिंग होगी ना वो अपवर्ड होगी। ओपनिंग इफ ए पॉजिटिव। अगर बाय द वे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते समय पे जो पहली ओपनिंग होगी वो डाउनवर्ड होगी, अगर ए नेगेटिव हो तो याद रखना डाउनवर्ड ओपनिंग होगी। ये कब होगा? ये हर इवन डिग्री के साथ होगा, डाउनवर्ड ओपनिंग। कब? इफ ए नेगेटिव फॉर इवन डिग्री पॉलिनोमियल ओनली। हाँ एक बात और सुनो, अगर ऑड डिग्री होता है तो मैंने ऑड डिग्री होता है तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओहो ठीक है, ये बात अपनी यहाँ लिखी हुई है। सेम रूल फॉर इवन डिग्री पॉलिनोमियल। और अगर बाय द वे यही, अगर बाय द वे ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, सॉरी इवन डिग्री पॉलिनोमियल, अगर यही ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हो जाए तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होने पर अगर ए पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड होता है, और अगर ए नेगेटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग देता है। बिल्कुल उल्टा। याद कैसे करें सर? क्वाड्रेटिक से। क्वाड्रेटिक से याद दो आप, क्वाड्रेटिक से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्वाड्रेटिक में जब ए पॉजिटिव होता है तो सर, क्वाड्रेटिक में जब ए पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड ओपनिंग होती है। क्वाड्रेटिक कैसा है? इवन पॉलिनोमियल है, तो इवन पॉलिनोमियल के अंदर जब जब भी लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है अपवर्ड ओपनिंग होती है। ये डिग्री 4 के लिए भी सही है, 6 के लिए भी सही है, 8 के लिए भी, 2020 के लिए भी, सबके लिए सही है। अच्छा, और अगर बाय द वे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाए तो जस्ट उल्टा होगा इसका। क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक में ए पॉजिटिव होने पर अपवर्ड ओपनिंग होती है, और क्यूबिक में क्या होता है? क्यूबिक में अगर बाय द वे अगर ए पॉजिटिव हो तो डाउनवर्ड ओपनिंग होती है। कैसे? चलो देखते हैं। देखो आपके सामने दो ग्राफ बनाता हूं। देखो लेफ्ट से राइट में जाना हमेशा, लेफ्ट से राइट में जाते समय जो फर्स्ट ओपनिंग हुई है ए के पॉजिटिव होने पर डाउनवर्ड हुई है, और लेफ्ट से राइट में जाते समय पर जो फर्स्ट ओपनिंग हुई है ना वो कैसी हुई है? ए के नेगेटिव होने पर अपवर्ड हुई है। उल्टा रूल है, और ये सारे पॉलिनोमियल में एप्लीकेबल है, सारे ऑड पॉलिनोमियल में एमएस से। ये तो गजब चीज है, हाँ बहुत अच्छी चीज है, आपको ये बात समझनी चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। ठीक है, अच्छा ये तो बात बिल्कुल गजब है। अच्छा अब आप में से किसी को अगर बाय द वे मैं पुरानी चीज और याद दिला दूं, अगर बाय द वे आपको याद आ जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है देखते हैं। कोई भी फंक्शन है उसमें वो वैल्यू जहां पर फंक्शन 0 दे दे वो क्या कहलाती है? जीरोस, रूट्स नहीं जीरोस, हाँ। अच्छा आप में से किसी को अगर याद हो तो बस एक पुरानी चीज रिकॉल करवा देता हूं फटाफट से। क्वाड्रेटिक है तो उसके जीरोस अगर अल्फा बीटा होंगे तो जब हम उसे लिखेंगे तो a into x minus alpha into x minus beta लिखेंगे जीरोस की फॉर्म में। अगर भाई तो यही अगर क्यूबिक हो जाए तो जीरोस की फॉर्म में a into x minus alpha x minus beta x minus गामा लिखेंगे, जहां a लीडिंग कोएफिशिएंट है, और वो क्वेश्चन वाला देगा या तो देगा या पूछेगा, कोई ना कोई बहाना करके खेलेगा। तो आपको ये चीजें क्लिक करनी चाहिए हर बार कि अगर भाई द वे जितने डिग्री की पॉलिनोमियल है उतने जीरोस के साथ a लगाना है। जैसे अगर भाई एन डिग्री की पॉलिनोमियल होती तो, अगर भाई एन डिग्री की पॉलिनोमियल होती तो इसके रूट्स n होते, मतलब जिसे कहते हैं जीरोस n होते, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 से लेकर अल्फा n तक। तो हम क्या लिखते a, फिर पहले ब्रैकेट में x minus alpha 1, दूसरे ब्रैकेट में x minus alpha 2, तीसरे ब्रैकेट में x minus alpha 3, और ऐसे बढ़ते बढ़ते x minus alpha n। बस सिर्फ रिकॉल कराना मेरे को आपको, ताकि आपको याद रहे कि अच्छा ये कहानी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब इसके सिवा एक और कहानी बताता हूं, एक और स्टोरी जो थोड़ा बहुत ग्राफिकली आपको स्ट्राइक करनी चाहिए, उसके ऊपर भी जरा चर्चा हो जाए, और उसका नाम है रिपीटेड रूट्स। ठीक है, वो रिपीटेड रूट्स या रिपीटेड जीरोस, जिसको रिपीटेड रूट्स की बात कहते हैं। तो रिपीटेड रूट्स होने पर क्या होगा? हमेशा ग्राफ जो होगा वो टच करता है। जैसे मैं आपके सामने अगर दिखाऊं तो पहले नंबर दिखाता हूं, जब
फंक्शन जो है वो x माइनस फोर का होल स्क्वायर है ना। देखो x माइनस फोर का होल स्क्वायर फोर पे टच करेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर भाई सिर्फ कोई ग्राफ देता तो ग्राफ देखने के बाद में वो मेरे को हिंट करता कि दिस ग्राफ इज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ग्राफ ऑफ 2 डिग्री पॉलिनोमियल। अगर भाई क्वेश्चन वाला देता तो वो मुझे देता दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 डिग्री पॉलिनोमियल। नाउ कमेंट ऑन दिस। तो मैं क्या कमेंट करता, अच्छा 4 पे टच कर रहे हो तो इसका मतलब ये कि 4 पे 2 रूट आ रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो 2 जीरो जाने पक्के थे, और अगर 2 जीरो जाने पक्के थे तो 2 पता तो होनी चाहिए, 2 जीरो कहां है, 4 पे रहे होंगे एक साथ दोनों, 4 4। फिर क्या करता, फिर मैं इस पे लिखता कि सो fx इज इक्वल टू, मैं लिखता ए तो लिखना जरूरी है, अभी बताया था मैंने आपको, बिना लीडिंग कोएफिशिएंट बात ही नहीं करो, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो ए होगा, फिर x माइनस 4 पहला रूट दूसरा रूट x माइनस 4, क्योंकि आपने 2 डिग्री बोला है तो मैं दो बार लिखूंगा। ओके, ये बात है। हाँ, अब एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो किसी ने मेरे को ये वाला ग्राफ दिया और किसी ने कहा ये ग्राफ इज मतलब अब मैं कमेंट कर रहा हूं कि दिस इज ग्राफ ऑफ 3 डिग्री पॉलिनोमियल। सो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन शुड बी, अब फंक्शन क्या होना चाहिए बताओ। देखो अब देखो, जहां टच कर रहा है 3 डिग्री पॉलिनोमियल तो कितने जीरोस हो गए, 3 जीरोस। कौन कौन से 3 जीरोस हो गए, एक होगा 2, एक होगा 4, ये तो 2 ही हुए। तो जहां टच कर रहा है वहां पे 2 गिनना, सही है। तो अगर देखा 2 पे टच कर रहा है तो अभी क्योंकि हमारे को 3 गिन के देना है ना, क्योंकि तो 3 जीरोस होना चाहिए था, तो एक तो 4 हो गया और बाकी 2 कहां है, वो 2 पे है। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, fx इज इक्वल टू में कितना, fx इज इक्वल टू में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार 2 दिखा रहा हूं और एक बार x माइनस 4, और क्योंकि क्यूबिक है लेकिन है पॉलिनोमियल तो a लिखना जरूरी हो गया। तो अगर कोई इसके आगे लिखता तो a इनटू में इतना लिखता आंसर। अच्छा, मतलब मैं ग्राफ से भी उल्टा सोचूं, हाँ ग्राफ से भी क्वेश्चन सोचना पड़ता है मेरे दोस्त, सब समझना है। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड 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 गुड। नेक्स्ट बात करते हैं, जरा देखिए अगला क्या कहता है। अगला ये कहता है कि मान लीजिए किसी ने मेरे को x दे दिया, अब क्या फंक्शन दिया का ग्राफ सोचो, तो मैं दिमाग लगाऊंगा कि a x माइनस 6 की पावर 4 इवन डिग्री पॉलिनोमियल है और 6 पर ही सारे रूट हैं। इसका मतलब ये कि इसके सिवा कोई रूट ही नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि ये x की पावर 4 जैसा काम करेगा। और मैंने आपको एक पिछली बार सिखाया था कि x स्क्वायर का ग्राफ और x की पावर 4 के ग्राफ में कोई खास फर्क नहीं होता, सिवाय छोटा सा एक इलाका है जहां पर हल्का सा वो नीचे होता है 1 से और 0 के बीच में, और इधर 0 से -1 के बीच में। अगर भाई देखा जाए तो ग्राफ ऐसे होगा। ये अपने आप में fx इज इक्वल टू x की पावर 4 का ग्राफ है। कौन सा वाला, ये हटा लेता हूं, ये वाला। तो इसका मतलब ये कि अभी अगर देखा जाए तो इसकी जीरोस x माइनस 0 की पावर 4 है, तो जहां 0 की x माइनस 0 की पावर 4 हुआ तो 0 पे टच करेगा, अगर x माइनस 6 की पावर 4 हुआ तो 6 पे टच करेगा। इसका मतलब ग्राफ 6 पे ऐसे टच करता हुआ चला जाएगा और चारों रूट 6 पे होंगे। हाँ जी। देखो बड़े एक और अच्छी बात होगी, पॉलिनोमियल के ग्राफ फिर से डिस्कस हो गए। तो अभी जैसे यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है ना? तो ये बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी? कोई बता सकता है इस ग्राफ की डिग्री कितनी होगी? जो पहला वाला है, इसकी डिग्री कितनी होगी? वैसे तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, डिग्री 4 होगी, 4 होगी। मान लो मैं ये कहता हूँ ये है -1, ये है माइनस, ये है 0, ये है 1 और ये है 2। तो क्या इसकी इक्वेशन बता सकता है कोई क्या होगी? ये इसकी इक्वेशन बता सकता है, कैसे लिखेंगे? मैं लिखूंगा x माइनस -1 है ना? मतलब x प्लस 1 और x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, और राइट हैंड साइड पे ऊपर जा रहा है तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर होगा, मतलब जो भी है a वो पॉजिटिव होगा। इसके जो रूट्स हैं वो 1 0 -1 0 1 और 2 है, ठीक है? ऐसे ही यहाँ a पॉजिटिव होगा, a नेगेटिव होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो राइट हैंड ऊपर जाता है, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है राइट हैंड नीचे जाता है। हम ये बात करते हैं, ठीक है, हमेशा। और अगर मान लो ये एक्स एक्सिस नहीं है, मान लो मैं कहता कि एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है, तो इस बार क्या होगा? देखो इस बार भी डिग्री तो वही रहेगी 4। मान लो मैं कह रहा हूँ ये वैल्यू है 3, ये वैल्यू है 4 और ये वैल्यू है 5। तो इसकी इक्वेशन कैसी बनती है इस बार? इसकी इक्वेशन बनती है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। जब टच करता है तो y इक्वल टू दिस, और क्योंकि a नेगेटिव है यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर आता है, मैं -1 लिख रहा हूँ, तो इस तरह की इक्वेशन बनेगी इसकी, क्योंकि 3 पर रूट 2 बार रिपीट हो रहा है ना? ये एक्स एक्सिस मैंने मानी, ध्यान दीजिए येलो वाली। कोई डाउट है तो बताओ इसमें कि कोई भी चीज़ में डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। ये हमारा अभी-अभी सबने डिस्कस किया। जब भी एक रूट रिपीट हो रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पर ग्राफ टच करेगा, है ना? मतलब 2 भी रिपीट भी ध्यान दीजिएगा, 3 बार रिपीट हो रहा है तो टच नहीं करेगा, तो क्रॉस ही करेगा, है ना? नहीं तो टच करेगा। अ, 2 वाला मतलब कि मतलब ये वाला बताना है? ये वाला कह रहे हैं आप? अमित कौन सा, पिछली स्लाइड बताना है या इनमें से कोई बताना है या कुछ नया? यही वाला, ये जो मैंने टिक किया है। हाँ, बिल्कुल। देखो जब ये a माइनस 6 की 4 है, देखो जब पावर इवन है ना, तो मतलब इसके रूट्स क्या हैं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a x माइनस 6 x माइनस 6 x माइनस 6 x माइनस 6, मतलब इसकी डिग्री तो 4 है, पर एक ही रूट बार-बार रिपीट हो रहा है। जब एक रूट बार-बार रिपीट हो और इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो, इवन मतलब कि 2 बार, 4 बार, 6 बार रिपीट हो, तो हम क्या करेंगे? मतलब वो हमेशा ऐसा u ऊपर की तरफ या u नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है? 6 पर। अब क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट हमें, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन शायद उल्टा था, या ये दिया हुआ है अगर, तो इसके दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर यहाँ पे उन्होंने बनाया तो एक ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ऐसे, है ना? जब क्योंकि 6 पे या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ, क्योंकि रूट 4 बार रिपीट हो रहा है और 4 बार रिपीट हो रहा है। अब क्या क्या इस पे डिपेंड करेगा? अगर ये मेरा लीडिंग कोएफिशिएंट a अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर a नेगेटिव है तो नीचे की तरफ रहेगा। क्या बात क्लियर है? ना? लीडिंग कोएफिशिएंट से मुझे राइट हैंड साइड पे पता चलता है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर ऑफ x के साथ में जुड़ा होता है, जो यहाँ पर लिखा होता है a। अगर ये पॉजिटिव है तो राइट हैंड, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट हैंड कहाँ जाता है? राइट हैंड ऊपर की तरफ जाता है, और अगर a नेगेटिव है तो राइट हैंड कहाँ जाता है ग्राफ का? नीचे की तरफ। तो यहाँ पर अगर a नेगेटिव है तो नीचे, a पॉजिटिव है तो ऊपर। तो इसके दो तरीके से ग्राफ बन सकते हैं। अब कोई कहेगा कि सर इसका ग्राफ ऐसा है तो x स्क्वायर का भी सेम है और a x माइनस 6 का भी सेम सेम है, ये कैसे बात हुई? देखो थोड़ा फर्क तो होगा, बट क्योंकि हम इतनी प्रिसिजन नहीं ले रहे हैं, जो a माइनस 6 की 4 का ग्राफ होगा, बेसिकली डिफरेंस कुछ ऐसा होगा, एक ऐसा बनता होगा, एक ऐसा बनता होगा, एक थोड़ा पतला बनता होगा, एक थोड़ा चौड़ा बनता होगा, बट वो हमें इतना ध्यान नहीं देना है अभी, ठीक है? हमें अभी फिलहाल इसी पे फोकस करना है कि यू शेप बनता है। अगर आप इतना डिटरमिन कर पा रहे हो कि यू शेप बनेगा, एक्स माइनस 6 की 4 2 करूँ या एक्स माइनस 6 की 6 करूँ, वो यू शेप बनेगा। अभी इतना जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ इवन डिग्री है तो ऐसा बनेगा। क्या बात क्लियर है अमित? क्या बात क्लियर है? आगे चलें। यस, यहाँ पर जब a पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास ax स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 लिखा है, या फिर ऐसे लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बात एक ही है ना? अगर ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है, तो अगर a पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, a नेगेटिव है तो ऐसा बनेगा। जो ये वाला पॉइंट होता है, ये जो ये सबसे नीचे या सबसे ऊपर, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, है ना? और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमेशा? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a और -d/4a, या फिर इसे ऐसे भी लिख देते हैं -b/2a, और -d का मतलब 4ac -b स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने a2 a1 की फॉर्म में लिखा है, बाकी हम ज्यादातर इस फॉर्म में याद रखते हैं, -b/2a -d/4a। बुक्स में ज्यादातर ये वाली फॉर्म होती है, तो आप ये वाली फॉर्म याद रखो या ये रखो, आपकी मर्जी है, ठीक है? अब क्लियरली बात दिख रही है कि रेंज क्या होगी? -d/2a से ऊपर ऊपर, -d/4a से नीचे नीचे, ठीक है? इस तरह से हम सोचेंगे। क्या बात क्लियर है? आगे चलें। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो है -b/2a, है ना? और y की वैल्यू हमारी क्या है? 4ac -d/4a, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो इस रेंज को हम दो मेथड से कर सकते हैं, है ना? एक तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है? और दूसरा हम डेराइव भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं। तो आप जिस भी मेथड से करो, आप ट्राई करना चाहते हो या मैं कराऊँ क्वेश्चन, जल्दी बताओ। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो एक लिख दो चैट में, ताकि मैं आपको 1-2 मिनट दे दूँ और आप आंसर निकालें। ट्राई करना है, ठीक है? मैं वेट कर रहा हूँ, जब आप जल्दी से अपना आंसर बताओ, फिर मैं 2 मेथड से इस क्वेश्चन को कराऊँगा, ठीक है? चलिए। हाँ, रितेश भी मैं अभी बताता हूँ। एक बार इन प्रियांशु और संतोष को ट्राई करने दो, है ना? 1-2 मिनट इनको देते हैं, है ना? अच्छा, प्रभात कह रहे हैं 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना? 1 टू इन्फिनिटी तो कोई ऑप्शन नहीं है। हुँ। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, अभी यहाँ पर देखो हमने ये फॉर्मूला किया। यहाँ पर मैंने कहा कि 2 चीज़ है, या तो ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव होगा, है ना? इस कंडीशन में अगर मैं इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बोलूँ, तो ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जल्दी से बता दो, ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ओके, प्रियांशु कह रहे हैं कि सी होगा। ओके, प्रियांशु कह रहे हैं सी होगा, चेक कर लेते हैं। पहले तो ये बताओ कि इसे कंपेयर करूँ तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है A1 है, B3 है और C1 है ना? पॉजिटिव होगा। और अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब यू शेप बनेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा यही बनेगा, यू शेप बनेगा, ये पक्का है। तो हमारा जो रेंज होती है वो क्या होगी? -d/4a, यहाँ पे A2 है a की जगह, से लेकर इन्फिनिटी तक। तो मेरी रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी? -d/4a से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना? ये आंसर होगा। अब -d/4a टू इन्फिनिटी हम निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? -d क्या होता है? 4ac - b² से लेकर इन्फिनिटी तक। ये मेरा आंसर होगा। तो 4ac - b² का मतलब है 4 × 1 × 1 -3² 4 × 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना? और ये कितना हो गया? 4 - 9 कितना हो गया? -5/4, इसको मैं भी ये भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, -5/4 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये आंसर हो गया फॉर्मूला मेथड से, ठीक है? कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर से भी देख लेते हैं। बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है। संतोष, प्रियांशु आपका बिल्कुल ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे करेंगे? मैं fx को लिखूँगा x² + 3x, है ना? अब +1 तो लिखा हुआ है। अब 3 का आधा कितना होता है? x के कोएफिशिएंट का आधा, मतलब 3/2 का स्क्वायर। ये मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगा इसमें से, ठीक है ना? ऐसे करते हैं, x के कोएफिशिएंट का आधा ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना? अच्छा, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जैसे ही मैंने ये किया, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? मैं देखो मैं क्या इन तीन टर्म्स को क्लब कर रहा हूँ। ये 3 टर्म्स को एक साथ लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ x² + 3x + 3/2 का होल स्क्वायर, और बाकी जो बची हुई टर्म है +1 - 3/2 का होल स्क्वायर अलग कर रहा हूँ। इन तीनों टर्म्स को मैं साथ में क्या कह सकता हूँ? ये a², ये b² और ये 2ab की तरह है। तो a² + b² + 2ab कितना होता है? a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर मतलब x + 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इन 3 टर्म्स को साथ में जो लिखे हैं। और 1 - 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 1 - 9/4, है ना? 1 - 9/4। तो ये मेरी अभी तक fx की वैल्यू है। कोई डाउट है इसमें तो बताओ, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ। अभी तक कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट्स। तो x + 3/2 1 - 9/4, fx कितना आया मेरा? fx + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 9/4। इसको आगे क्या लिख सकता हूँ? x + 3/2 का होल स्क्वायर 1 - 9/4 कितना हो जाएगा? -5/4, है ना? अब fx पे ध्यान दीजिए, fx क्या है मेरा? fx है -5/4 प्लस, मैं उल्टा स्वैप करके लिख रहा हूँ समझाने के लिए, वैसे तो आप समझदार हो, बट मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। ये जो है, ये वैल्यू क्या है? एक नॉन नेगेटिव नंबर है। नॉन नेगेटिव नंबर मतलब कि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये किसी का स्क्वायर है। ये क्या है? एक स्क्वायर है। किसी का स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब 0 से इन्फिनिटी, 0 से बड़ा होगा ये नंबर। ये वाली चीज़ जो है, ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना? या तो 0 या 0 से बड़ी है। और fx क्या है? -5/4 प्लस है नॉन नेगेटिव नंबर, मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ fx किससे बड़ा होगा? -5/4 से हमेशा बड़ा या बराबर होगा। और बराबर कब होगा? जब ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो बस यही मेरी रेंज आ गई, fx -5/4 से बड़ा है, तो मैं बोलूँगा रेंज कितनी होगी मेरी? रेंज होगी -5/4 से इन्फिनिटी, है ना? तो ये मेथड है, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं इसको। इसमें बिल्कुल बेसिक से हमने किया, वहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया। बट समझ में सारी बात आनी चाहिए, सारे कांसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कई बार डायरेक्ट इस फॉर्म में दिया है, फिर आप इसे ओपन करके उस फॉर्म में लाओ, वो गलती नहीं करनी है। और अगर मैं डायरेक्ट कुछ ऐसा दिया हुआ है फंक्शन fx = x + 2 का होल स्क्वायर -3 और पूछते हैं कि इसकी रेंज बताओ, तो आप वो फॉर्मूला मत लगाने लग जाना। आप सीधा-सीधा बोलेंगे -3 से लेकर इन्फिनिटी तक रेंज होगी, क्योंकि fx की वैल्यू जो है -3 से बड़ी-बड़ी होगी। ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मतलब ये इसका भी एक यूज़ है अपना। ज़रूरी नहीं है इसे ओपन करके क्वाड्रेटिक बना के फॉर्मूला लगाओ, वो लंबा बढ़ जाएगा, या डायरेक्ट कैसे करना है। चलिए, कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम आगे चल रहे हैं। ओके, नो डाउट्स, तो आंसर सी था, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट कांसेप्ट ये लीजिए। किसी ने पूछा, क्या क्वेश्चन में पूछा किसी ने? में जैसे y में sin x की पावर x है, किसी ने पूछा डोमेन बताइए क्या होगा। तो मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ नीचे ऊपर x क्या है? x वेरिएबल है। अगर x एक वेरिएबल है तो जो नीचे बैठा हुआ sin x है उसे पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ, उसे पॉजिटिव होना चाहिए। तो कब पॉजिटिव होता है sin x? तो अपन sin x का ग्राफ जानते हैं, हम sin x का ग्राफ काफी जानते हैं सभी लोग। ये कुछ हद तक ऐसा होता है, ये जगह होती है 0, ये जगह होती है पाई, ये जगह होती है 2 पाई, ये 3 पाई, ठीक है, और ये 4 पाई, एंड पीछे की तरफ देखा जाए तो -पाई, -2 पाई एंड सो ऑन। पॉजिटिव क्या होता है सर? तो पॉजिटिव की अगर चर्चा करी जाए तो ये पार्ट पॉजिटिव है, ये पार्ट x एक्सिस के ऊपर ये पॉजिटिव है, ये x एक्सिस के अबव है पॉजिटिव, ये x एक्सिस के अबव है पॉजिटिव, ये सब क्या है? पॉजिटिव पार्ट है। अच्छा, तो sin x ग्रेटर देन 0 का मतलब sin x पॉजिटिव, माने अबव x एक्सिस। तो पहली बार अबव x एक्सिस कहां से कहां में? 0 से पाई में, ठीक है? तो जो भी फर्स्ट टाइम आए उसमें 2n पाई ऐड कर दो, तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस 0 और 2n पाई प्लस पाई। क्या 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 क्या? फर्स्ट टाइम पर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव कहां से कहां में है? 0 से पाई में, ठीक है? आपका आंसर होता है x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। लेकिन अगर बाय द वे आप इसे जनरलाइज करना चाहते हैं तो उसमें 2n पाई ऐड कर दो। कब कब? मतलब जब भी क्वेश्चन में sin x हो तब ऐड कर सकते हैं, cos x हो तब भी ऐड कर सकते हैं। अभी बच्चे दिमाग में अगर ये क्वेश्चन tan x का होता तो मैंने कहा उस केस में जनरलाइज करने के लिए n पाई ऐड करते, ठीक है? और ये सारी चीजें पीरियड में भी क्लिक कर जाएंगी। तब तक फिलहाल हमें पता होना चाहिए कि हमारा आंसर हो गया 2n पाई से लेकर के 2n + 1 पाई। अच्छा, अभी बच्चे दिमाग में कोई और मेथड नहीं है, मतलब हमें इसको ये 2n पाई ऐड करना। मैंने देखो है तो सही, लेकिन थोड़ा सा आम जन का मेथड है, जैसे गरीब सा मेथड माना जाता है। जैसे आप ध्यान से देखो, 2 पाई से 3 पाई में पॉजिटिव है, 2 पाई से 3 पाई में, फिर 4 पाई से 5 पाई में पॉजिटिव है, फिर 6 पाई से 7 पाई में पॉजिटिव है, हर बार इवन पाई से ऑड पाई में पॉजिटिव है, इवन पाई से ऑड पाई में। बात खत्म। ओके, ये भी तरीका है, एग्जैक्टली ये भी तरीका है। दूसरा, अब मान लो क्वेश्चन में किसी ने कहा होता y में x टू द पावर x और इसका डोमेन पूछा होता, तो मैं क्या करता भाई मुझे पता है ऊपर बैठा हुआ x वेरिएबल है, तो नीचे बैठे हुए x को मजबूर करता कि भाई पॉजिटिव हो, सर्टिफिकेट डालो, और x की वैल्यू आती डोमेन हो जाता, x बिलोंग्स टू 0 टू इनफिनिटी, क्वेश्चन फिनिश। ओए, ये तो बड़ा सिंपल है। हाँ, बहुत सिंपल होते हैं इसके क्वेश्चन, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल। बस याद रखना वेरिएबल डिग्री है, नीचे वाले को पॉजिटिव होना मांगता है। ओके, और यही बात मैंने नोट में लिखवा रखी है। व्हेन एनी फंक्शन रेज्ड टू अ वेरिएबल एक्सपोनेंट इज गिवन, देन इट मींस दैट द फंक्शन विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, ऑफ द कोडोमेन। ओके, अब जिनको ये बात यहां तक पकड़ में आ गई उसे आगे लेके चलते हैं, ठीक है? थोड़ा और इसके अंदर आने वाली एक और चीज पे भी नजर डालते हैं। वो दूसरी चीज क्या है भाई? दूसरी चीज है, बच्चा एक, जैसे मान लो किसी ने कहा कि सर आप 12 की पावर x का ग्राफ बनाओ,
तो मुझे पता है कि 12 की पावर एक्स में जो बेस है वो 1 से बड़ा है, और जब भी बेस 1 से बड़ा होगा वी विल ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ ई की पावर एक्स। हम ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, अगर मैं 12 की पावर एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो ई की पावर एक्स होगा, ऐसा कुछ बना देंगे ग्राफ, राइट है? तो हम ऐसा कुछ ग्राफ बना देते हैं। ये y इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू मैं 12 की पावर एक्स का ग्राफ बना दिया। अच्छा, अब जैसे ही 12 की पावर एक्स का ग्राफ बने आपको तुरंत रियलाइज करके अब एक क्वेश्चन खुद से पूछना चाहिए, सर अगर भाई ये 12 की पावर एक्स की जगह 4 टू द पावर एक्स होता तो क्या होता? अगर यही किसी ने मेरे से इसी के साथ y इक्वल 4 टू द पावर एक्स भी बनवाया होता तो क्या होता? भाई ऑब्वियस बात है कि y इक्वल 4 टू द पावर एक्स का ग्राफ जब भी बनता तो बनता तो बेस क्योंकि 4 है, बेस आज भी 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो e की पावर एक्स जैसा ही बनेगा, माने बनेगा कैसा? ऐसा। लेकिन जब आप इसे बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 टू द पावर एक्स का ग्राफ होगा वो हल्का सा 12 की पावर एक्स से नीचे जा रहा होगा, इधर से कैसा होगा, हल्का सा नीचे होगा, बिलो एक्स, थोड़ा सा ग्राफ हल्का सा नीचे होगा, और इधर वाला जो ग्राफ होगा वो हल्का सा उठा होगा, हल्का सा ऊपर हो जाएगा। तो आप में से जिसको मैंने हालांकि थोड़ी सी y इक्वल 0 को जानबूझ करके नीचे की तरफ बनाया है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो y इक्वल 4 की पावर एक्स का ग्राफ, दोनों का ग्राफ सेम है, लेकिन हल्का सा 12 की पावर एक्स का वैल्यू ऊपर है और 4 की पावर एक्स का नीचे। लेकिन एक बच्चे ने कहा नहीं नहीं सर ये नहीं है सही बात। सही बात तो ये है, राइट हैंड साइड में y इक्वल टू में 12 की पावर एक्स ऊपर है और y इक्वल 4 की पावर एक्स नीचे है, लेकिन अगर लेफ्ट साइड में जाकर देखा जाए तो y इक्वल 4 की पावर एक्स ऊपर है और y इक्वल 12 की पावर एक्स नीचे है। मैंने कहा हां, और अगर आप इसे लेफ्ट राइट ना बोल के अगर इसे मैथ्स में बोलेंगे तो मैथ्स में ये बोलना पड़ेगा कि 12 की पावर एक्स इज ग्रेटर देन 4 की पावर एक्स है। कब? ठीक है, कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ओके, आप इस पॉइंट के आगे देख रहे हैं, हाँ x अगर 0 से बड़ा होगा तो हमें पता चलेगा कि 12 की पावर एक्स का ग्राफ इज ऊंचा टू 4 टू द पावर एक्स। ओके, और अगर बाय द वे अब यहां लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर देखा जाए तो 4 टू द पावर एक्स इज ग्रेटर देन 12 टू द पावर एक्स। कब? व्हेन x इज नेगेटिव। जब मैं x के नेगेटिव होने की बात करता हूं मैं जब इस साइड दौड़ने लग जाता हूं, x की नेगेटिव वैल्यूज की तरफ दौड़ता हूं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई डाउट किसी को तो बताइए। अगर हमारा एक्सपोनेंट में ग्राफ हो तो डोमेन के लिए नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है? और एक्सपोनेंशियल ग्राफ में 12 रेज़ टू पावर एक्स 4x की पावर एक्स में हमने देखा कि 12 रेज़ टू पावर एक्स राइट हैंड साइड में ऊपर होगा, 4 रेज़ टू पावर एक्स लेफ्ट साइड में ऊपर होगा, या फिर दो तरीके से बताया, 12 रेज़ टू पावर एक्स ग्रेटर देन 4 रेज़ टू पावर एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड 4 रेज़ टू पावर एक्स ग्रेटर देन 12 रेज़ टू पावर एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। कोई डाउट किसी को तो बताइए, नहीं तो आगे चल रहे हैं। ठीक है, डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, आप ट्राई करेंगे या मैं बताऊँ? 2n पाई और 2n प्लस 1 पाई कैसे, कहाँ पर था 2n पाई 2n प्लस 1 पाई? मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। कहाँ पे? x बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस 0 2n पाई प्लस पाई। अच्छा ये चीज़, अच्छा मैं रीड कर लेता हूँ, एक बार मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, 1 मिनट मैं रीड कर देता हूँ। एकदम फाइंड द डोमेन ऑफ साइन ऑफ x। देखो साइन x पॉजिटिव होना चाहिए, और साइन x पॉजिटिव होने के लिए क्या हम क्या करेंगे? 2n पाई 2n प्लस, मतलब ये तो एक ही बात लिखी है ना। मतलब हम ये कह रहे हैं कि साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, राइट? तो हमें बस ये वाला रीजन लेना है ना, ये वाला रीजन लेना है। ये वाला रीजन मतलब एक्स की यही वैल्यू लेंगे, ये वाली नहीं लेंगे, है ना? ये वाली लेंगे, मतलब देखो एक्स की हमें ये वैल्यू लेनी है जो मैं येलो कर रहा हूँ, है ना? ये वैल्यू लेनी है, ये वैल्यू लेनी है ना? यही वैल्यू लेनी है ना बस, है ना? तो वो कह रहे हैं कि 2n पाई प्लस 0 से लेकर 2n पाई प्लस पाई। कहने का मतलब ये है, मैं अगर इसको ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा डोमेन के लिखूंगा 0 से पाई, फिर यूनियन 2 पाई से 3 पाई, फिर लिखूंगा यूनियन 4 पाई से 2 पाई नहीं होगा, 2 पाई से 3 पाई होगा, 3 पाई से 4 पाई नहीं होगा, 4 पाई से 5 पाई होगा। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको लगातार, है ना? समझ रहे हो संतोष? संतोष ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हमेशा। जो भी डोमेन होगी संतोष, मतलब मैं कहूंगा ये वाला एरिया क्या है 0 से लेकर पाई तक, ये वाला एरिया क्या है 2 पाई से 3 पाई तक, उसके बाद इससे पहले वाला एरिया क्या है -2 पाई से पाई। हाँ, 2n माइनस 1 पाई हटाकर, 2n प्लस 1 पाई हटाकर, नहीं नहीं नहीं, देखो उन्होंने ना जनरल लिख दिया है, जनरल। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर इन सभी कंपोनेंट की बात करें तो पहला कंपोनेंट देखो, पहला कंपोनेंट क्या है, इवन है ना? 0 2 4 6 8, और जब भी इवन होता है, इवन को कैसे लिखते हैं 2n, है ना? मतलब यहाँ पर n 2n पाई है, यहाँ पर n इक्वल टू 1 है, इस केस में यहाँ पर n इक्वल टू 2 है, यहाँ पर n इक्वल टू 3 है, सॉरी n इक्वल टू 0 है, यहाँ पर n इक्वल टू 1 है, यहाँ n इक्वल टू 2 है ना? तो पहला जो एलिमेंट है 0 2 पाई 4 पाई, इसमें क्या हो रहा है, इवन है, और इवन के बाद जस्ट नेक्स्ट उससे बड़ा वाला लेना है। 2 पाई के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 2 पाई के बाद 3 पाई आएगा, तो मतलब उसमें एक ऐड कर दिया है, तो 2n प्लस 1 पाई आएगा। तो जनरल ऐसे लिख दिया है 2n पाई प्लस 0 एंड 2n पाई प्लस पाई। या फिर ये जो उन्होंने एक तरीका तो यही से समझने का, दूसरा तरीका ये है कि हम ये कह रहे हैं कि ये वाली वैल्यू में या तो 2 पाई ऐड कर दो या 2 पाई घटा दो। ये वाली वैल्यू क्या है 0 से लेकर पाई तक है ना? ये वाली वैल्यू क्या है 0 से लेकर पाई, क्योंकि इसका साइन का टाइम पीरियड होता है 2 पाई, तो इसमें 2 पाई ऐड कर दो दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस 0 और ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, है ना? मतलब सॉरी 2n पाई प्लस 0 2n पाई प्लस पाई ऐड कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 2n पाई, और 2n पाई प्लस पाई कॉमन ले लो तो 2n प्लस 1 हो गया, तो वो भी इसे बोल सकते हैं 2n पाई और 2n प्लस 1 पाई। ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे समझ में आए। दोनों यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया है वो इसी तरह से किया गया है कि ये एक लिया 0 से पाई, अब 0 से पाई की वैल्यू में 2 पाई 4 पाई ऐसे ऐड करते चले गए। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे थे, दो क्वेश्चन है हमारे पास, दोनों में हमें क्या करना है, डोमेन निकालनी है। वैसे तो डोमेन निकालना बड़ा इन क्वेश्चन में तो ईजी रहेगा, फिर भी आप बताइए क्या होगी डोमेन। डोमेन मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, या फिर वो जो सर ने मशीन बनवाई थी, क्या एक मशीन बनवाई थी, है ना? उसमें हम क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, है ना? बात वही है। तो क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन में, fx इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 2x में डोमेन क्या होगी, y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 2x में डोमेन क्या होगी, या फिर y इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर x प्लस 1 में डोमेन क्या होगी? क्या मैं एक्सप्लेन करूँ, क्या मैं बताऊँ आंसर, क्या मैं आंसर बताऊँ? नो, चलिए वेट करते हैं प्रियांशु, वेट कर रहा हूँ मैं। संतोष कह रहे हैं कि 2 टू इन्फिनिटी। देखो डोमेन की बात हो रही है, देखो ई रेज़ टू पावर x का ग्राफ कैसा होता है ऐसा, है ना? x बनाओ या 2x बनाओ, 2x बनाओगे तो थोड़ा और नैरो हो जाएगा बस, है ना? तो पहले वाले में डोमेन क्या होगी, रेंज नहीं पूछा है, डोमेन पूछा है, ध्यान दीजिए डोमेन पूछा है। डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स होगी ना, डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स होगी, क्योंकि x नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। नेगेटिव रेंज की अगर बात करते, रेंज ऑफ फंक्शन में बोलता कि 0 से इन्फिनिटी होगी, डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स होगी। इस वाले केस में बताइए डोमेन कितनी होगी, सेकंड वाले में डोमेन कितनी होगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन।
इसमें भी रियल नंबर होगी। वैसे वैसे तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए था कि डेनोमिनेटर जीरो ना होता हो, मतलब ई रेस टू पावर एक्स प्लस वन कभी जीरो ना हो, बाकी सबके लिए हो जाता है डिफाइंड, है ना? क्योंकि क्योंकि ई रेस टू पावर प्लस एक्स प्लस वन जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये जीरो कभी भी नहीं होगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि ऑल रियल नंबर्स। तो ऑल रियल नंबर्स होगा इसका भी आंसर। रेंज क्या होगी सेकंड वाले की, रेंज क्या होगी सेकंड वाले की रेंज की अगर हम बात करेंगे, तो रेंज क्या बोलेंगे हम? अ, देखो रेंज इसकी होगी ई रेस टू पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा है ना, ई रेस टू पावर एक्स का ग्राफ है ये, ठीक है? तो ई रेस टू पावर एक्स प्लस वन का ग्राफ कैसा होगा, इसको एक यूनिट ऊपर ले जाओ, ये हो गया ई रेस टू पावर एक्स प्लस वन का ग्राफ, ठीक है? और जब भी मैं एक्स को माइनस, नहीं इन्होंने एक्स को माइनस एक्स नहीं किया, इन्होंने क्या किया, इसको नीचे नहीं, ये है वाई इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स प्लस वन। थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, देखो अगर मेरा क्वेश्चन होता है ई रेस टू पावर एक्स का की रेंज निकालो, तो ये हो जाता है ई रेस टू पावर माइनस एक्स, और अगर ई रेस टू पावर माइनस एक्स हो रहा है तो व्हेन एक्स बिकम्स माइनस एक्स ग्राफ रिफ्लेक्ट्स अबाउट वाई एक्सिस, तो इसका ग्राफ हो जाता है ई रेस टू पावर माइनस एक्स का ऐसा, ठीक है? ई रेस टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा हो जाता, और ई रेस टू पावर वन बाई एक्स प्लस वन, देखो इसकी जो रेंज होगी वो मिनिमम वैल्यू इसकी डिक्रीज होती चली जाएगी, इंक्रीज, इसकी रेंज होगी वो जीरो से इन्फिनिटी ही होगी, इसकी रेंज होगी वो जीरो से इन्फिनिटी होगी। देखो इस वन से ना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डेनोमिनेटर में है, क्योंकि ये डेनोमिनेटर में है, तो जो ई रेस टू पावर एक्स की वैल्यू है, मतलब आप ऐसे समझ लो कि मतलब ई रेस टू पावर वन अपॉन ई रेस टू पावर एक्स की रेंज क्या होगी, वन अपॉन ई रेस टू पावर एक्स की होगी जीरो टू इन्फिनिटी। अगर नीचे वन आएगा तो उससे कोई इंपैक्ट आने नहीं वाला है, क्योंकि अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर भी इन्फिनिटी तक जाएगा, और नीचे देखें तो नीचे भी, जैसे ही ई रेस टू पावर एक्स बड़ा होता चला जाएगा ये जीरो के करीब पहुंचता चला जाएगा। तो जब लिमिट एक्स अप्रोचेस, अभी लिमिट हमने किया नहीं है, तो लिमिट जब एक्स इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, जब जीरो की तरफ जा रहा है तो जब हाँ माइनस इन्फिनिटी, हाँ सर वन भी प्लस ही है ना, इसलिए होगा क्या यदि होती तो? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि रेंज इसकी होगी जीरो से इन्फिनिटी, होना का कुछ नहीं है, होगी यही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा संतोष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है ना, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको चेक ही करना है, मतलब अगर आपको ये लग रहा है, तो हमारी एक कौन सी बड़ी फेवरेट वेबसाइट होती है, क्या कहते हैं उसे, वोल्फ्राम अल्फा, है ना? वोल्फ्राम अल्फा का नाम सुना है? नहीं, नहीं सुना है तो वोल्फ्राम अल्फा पे जाओ, इस इक्वेशन को टाइप कर दो, y इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई ई रेस टू पावर एक्स प्लस वन, ऐसे ब्रैकेट लगा दो, वहाँ उसका ग्राफ बना के दे देगा आपको, और दिख भी जाएगा आपको जीरो से इन्फिनिटी जा रही है। बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन ई रेस टू पावर एक्स प्लस वन है, मुझे पता है वन अपॉन ई रेस टू पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, वो ऐसा होगा, है ना, ई रेस टू पावर माइनस एक्स का, है ना? डेस्मोस पर भी बना सकते हो आप, और जियोजेब्रा पे भी बना सकते हो, बिल्कुल। बट हाँ डेस्मोस पे चेक कर लो अगर आप यूज़ करते हो, तो मैं जियोजेब्रा ज़्यादा फ्रेंडली है आई थिंक, है ना? जो आप यूज़ करते हो वहाँ भी कर सकते हो, बिल्कुल आपको दिखेगा ग्राफ ऐसा ही बनेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, जीरो से इन्फिनिटी ही जाएगा ये रेंज में, क्योंकि बड़ा क्लियर है ना, क्योंकि अगर ई रेस टू पावर एक्स इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ई रेस टू पावर एक्स प्लस वन भी इन्फिनिटी पे जाएगा, है ना? और मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वन से रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है डेफिनेटली, ठीक है? चलिए चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। अगला क्वेश्चन डॉम ग्रीन क्वेश्चन है, जरूर ध्यान देना कैसे करना है। रेडी? ये बहुत अलग स्टाइल का क्वेश्चन है, राइट? हमको ये पता है कि हम x टू द पावर 12 x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 माइनस x प्लस 1 को पॉजिटिव होना चाहते हैं, हम चाहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेरा क्वेश्चन है पूरी तरह, राइट? आप सिर्फ समझने की कोशिश करना। इस तरह के क्वेश्चंस में मैं जो आपको समझा रहा हूं, इस तरह के और क्वेश्चंस भी जब भी मिले आप मेरे वाले तरीके से ट्राई करना, बहुत अच्छा तरीका है। इसको फैक्टराइज ना करें, काफी लेंदी काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसकी जगह मेरा तरीका लगाना। देखो हम सबसे पहले एक एक पार्ट पे बात करते हैं, पहले बात करते हैं, हम बात करते हैं 0 पर, 0 से लेकर के 1 तक। सबसे पहले 0 से 1 तक बात करते हैं, रेडी? ओके, हमें पता है ये हमारा फंक्शन है 0 से 1, 0 से 1। आप मेरे से पूछ सकते हैं क्यों 0 से 1? क्योंकि 0 से 1 एक इतनी खतरनाक जगह होती है जहां पर हर वैल्यू जो है वो उसकी डिग्री अगर हम लोग बढ़ाते जाएं तो वैल्यू कम आनी चालू होती है। 0 से 1 एक ऐसा इलाका है जहां पे जितनी डिग्री बढ़ाओगे उतनी वैल्यू कम होनी चालू होती है। जैसे हाफ, आप हाफ का स्क्वायर करो, मैंने 0.5 का स्क्वायर करो, 0.5 का स्क्वायर करोगे 0.25 आएगा, लेकिन अगर आपने हाफ का क्यूब कर दिया तो 0.5 का क्यूब का मतलब 0.125 आएगा, और कम हो गया ये। माने 0 से 1 के बीच का नंबर है जी, हाफ 0 से 1 है, 0 से 1 के बीच में। तो ध्यान है, ये बात समझ में आई? ओके 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 ओके। तो ये तो समझ में आ गया कि अभी हम जहां जिस इलाके में खड़े हैं उस इलाके में डिग्री बढ़ाने पे मामला खत्म होता है। माने मैं x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 माइनस x प्लस 1 लिख रहा हूं, रेडी? ठीक है, हम ढूंढ रहे हैं कहां ये पॉजिटिव है, क्या 0 से 1 में पॉजिटिव है? सोचा x की पावर 12 किसी की पावर 12 पॉजिटिव होती है, किसी की भी पावर 12 पॉजिटिव होती है। x की पावर 9 में से x की पावर 4 में से x की पावर 9 घटा रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूं, x की पावर 4 में से x की पावर 9 माइनस कर रहा हूं। हमें पता है कि x की पावर 4 x की पावर 9 से बड़ा होगा, क्योंकि जिसकी डिग्री छोटी वो बड़ा है, तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा घटाने पर। ओके, और अगर मैंने 1 में से x को घटा दिया तो x खुद 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर है, तो 1 में से 0 से 1 के बीच के किसी भी नंबर को घटाने पे वो पॉजिटिव छोड़ेगा। माने ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फाइनली आंसर इज पॉजिटिव, माने ग्रेटर देन 0। माने 0 से 1 पूरा हमारे कब्जे में आ गया, पूरा इलाका हमारे कब्जे में है। हम कह सकते हैं कि पूरे इलाके के अंदर एक भी नंबर ऐसा नहीं है जिस पर ये फंक्शन पॉजिटिव ना हो। फंक्शन पॉजिटिव होगा और अंडर रूट आराम से तोड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे इलाके पे, हम चलते हैं 1 से इनफिनिट में। कहां से कहां है? 1 से इनफिनिट। नॉर्मल इलाका चालू हो गया। नॉर्मल इलाका मतलब जहां जो बड़ा है, जिसकी डिग्री ज्यादा वो बड़ा है। ओके, दोबारा से फंक्शन कॉपी करता हूं, x की पावर 12, x की पावर 9, x की पावर 4, x और 1। ध्यान से सुनना, जिसकी डिग्री बड़ी वो बड़ा है, जिसकी डिग्री बड़ी है वो बड़ा है। तो 12 डिग्री बड़ी है और 9 छोटी है, तो 12 में से 9 माइनस करा, आपको पता चला पॉजिटिव आ गया, क्योंकि 12 बड़ा था। पावर 4 में से x कम करो, पावर 4 में से पावर 1 वाले को घटाया, है कि नहीं? पावर 4 वाला बड़ा था, पावर 1 वाला छोटा था, फिर से पॉजिटिव आ गया, राइट है? और 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो आपको पता चला ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, माने आंसर पॉजिटिव हो गया, माने ग्रेटर देन 0। मस्त आराम से गाड़ी निकली, क्योंकि सब पॉजिटिव है। ओके, इसका मतलब मैं 0 से इनफिनिट तक एक नंबर गिना चुका हूं। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, राइट है? अब मैं बात करता हूं जब x अपने आप में -1 से 0 के बीच में था। -1 से 0 एक नेगेटिव नंबर चल रहा है। मामला लेकर आ रहा हूं 12, 9, x की पावर 4 माइनस x प्लस 1। सुनना बड़े ध्यान से, एक ऐसा नंबर जो नेगेटिव है, राइट? ओके, हाँ, अब सोचो जरा, -1 से 0 के बीच में हर एक नंबर नेगेटिव होगा? हाँ होगा सर, नेगेटिव। नेगेटिव की पावर 12 पॉजिटिव होगी। ओके, नेगेटिव की पावर 9, नेगेटिव नंबर की पावर 9 नेगेटिव होगी, और नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा। ओके, और पावर 4 पॉजिटिव होगी, पावर 4 पॉजिटिव होगी। अच्छा, और -x होती है फिर पॉजिटिव बना देगा, प्लस 1 खुद पॉजिटिव है। जिस दिन आपने सारे पॉजिटिव को सम कर दिया, सबको जोड़ा, तो आपको पता चलेगा आंसर आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, बात खत्म। अब पीछे चलते हैं, x अपने आप में जिस दिन माइनस इनफिनिट से -1 के बीच का कोई भी नंबर ले ले, कोई भी नंबर, ठीक है? तो मैं x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 माइनस x प्लस 1 को सोच रहा हूं।
सिर्फ सोच रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। मुझे पता है कि नेगेटिव नंबर आज भी है तो पावर 12 पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नंबर आज भी है पावर 9 नेगेटिव होगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली आपको पता चलेगा कि आपके पास में 100 पॉजिटिव आ गया। मैंने कहानी ग्रेटर देन 0 चल रही है। ओके, तो इसका मतलब आपने माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी सब छंड मारा, हर जगह पे आपने एक एक जगह चेक करी है और आपको पता चलता है एक भी जगह से नीचे नेगेटिव नंबर क्रिएट हुआ। इसका मतलब x बिलोंग्स टू r इज योर आंसर। माने x का कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इसको खराब कर दे। हर आपको आंसर पॉजिटिव देगा, हर वैल्यू पॉजिटिव देगा और पॉजिटिव देगा, तो इसका मतलब अंडर रूट आराम से डिफाइंड होगा। ये इसका सबसे खूबसूरत पहलू है कि ये अपने वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन में से एक माना जाता है और इसका ये मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। अगर यही हम लोग अगर कॉम लेकर के कर रहे होते तो किसी न किसी जगह जाकर के कुछ खास बच्चे निकल पाते, बाकी सब हैंग हो जाते। लेकिन अगर आपने मेरी वाली मेथड को ध्यान से सुना तो शायद आप में से कई लोगों को एक चीज रिलेट हुई, डिफरेंट है, राइट? आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। हां भाई, अब देखिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए तो मैं आपको याद दिला दूं कि अगर हमारे पास में दो फंक्शंस fx और gx हो, आपस में चाहे प्लस लग रहा हो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा हो, तीनों केसेस में अगर हमें डोमेन निकालना है दोनों के सम का, दो फंक्शंस के डिफरेंस का, दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन का, तो हम पहले वाले का डोमेन निकालते हैं, दूसरे का डोमेन निकालते हैं और इंटरसेक्शन निकालते हैं। इससे हमारे पास फाइनल डोमेन आता है। होप ये याद होगा, ठीक है? अब मान लो इसका मेरे को डोमेन निकालना, तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि मैं इसे log 1 - x ऊपर 10 लिख सकता हूं, रूट ओवर x + 2 को ऐसे ही पढ़ देता हूं। क्या किया? लोगों को नीचे रहना पसंद नहीं, इसलिए लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते ट्विस्ट। ओके, फिर क्या करेंगे भाई? log की तीन शर्त होती है। log की कितनी शर्त होती है? तीन शर्तें। याद करो कौन कौन सी तीन शर्त होती है? पहला बेस पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा बेस 1 नहीं होना चाहिए, तीसरा जो log के बाजू में बैठा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो याद रखना, अगर मान लो आपके दिमाग में नहीं आया तो दोबारा से बोल देता हूं, y = log fx बेस a। ये एग्जिस्ट कब करता है? जब इसकी तीन कंडीशंस मान ली जाए, जब इसकी तीन शर्तें पूरी कर ली जाए। पहला बेस पॉजिटिव हो, बेस 1 नहीं हो, और तीसरा जो भी फंक्शन बैठा है वो पॉजिटिव हो। याद रखिएगा इसकी तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो आपको क्लिक करनी चाहिए। ये पहले ऑलरेडी हम लोग लॉग फंक्शन के दौरान बता चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा रिकॉल करवा देता हूं। अच्छा, एक बात ये तो हुआ हम जब लॉग के क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। अगर यही हम लोग अंडर रूट की तरफ देखते हैं तो हमें पता है अंदर जो x + 2 लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, माने x - 2 से बड़ा होना चाहिए। एक काम खत्म। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये कि हमें पता है कि x 1 से छोटा होना चाहिए, x गलती से भी 0 नहीं होना चाहिए, और ये तो होता ही है। अब सारे x को मिलाने पर हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाली पार्टी कहती है 1 से छोटा वैल्यू x की लो, एक पार्टी कहती है कि नहीं सब -2 से बड़ा होना चाहिए, तो -2 से बड़ा चलते हैं। ये वाली पार्टी कहती है कि x पे 0 नहीं लगेगा, बस तो 0 पर वाइट बॉल रोक देते हैं। तो फाइनली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्प्रिंग्स अगर देखा जाए तो किसके जगह पर है? तो x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के 0 तक, यूनियन 0 से लेकर के 1 तक। तो कोई डाउट किसी को? दो तीन क्वेश्चन डिस्कस किए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम आगे चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन और ये इसके इस कंसेप्ट पे भी ये दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे सर ने। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिर से एक क्वेश्चन सर के पास चल रहे हैं। पहले क्वेश्चन आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, मतलब हीमो पे काफी जोर दिया जाता है। इनको देखते ही मेरा दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप में से सभी लोग खटाखट कर देंगे सॉल्व, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत साथ में बता देता हूं। क्या कहता हूं? स्टार्ट करूं या आप कर रहे हो क्वेश्चन? मेरा मतलब आप में से कई लोग स्टार्ट होइए। सबको पता है इसकी शक्ल रूट एफ एक्स ऐसी है, इसकी शक्ल 1/√f ऐसी है। मजा तो तब आता है बायो वाले स्टूडेंट भी खोलना चालू कर दे, तो फिर तो मैथ्स वाले को तुरंत ही दिखने लगा यार वाह ये बात है। तो देखिए साहब, जहां भी प्लस है या माइनस है दीवार खड़ी कीजिए इस तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर रूट हमेशा अंदर वाले को ग्रेटर देन 0 चाहता है, और 1/√of होने पर क्या करते हैं? हां, अंदर का कंटेंट ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 0। गुड। अब क्या करेंगे? फैक्टराइज x - 5 x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्या करेंगे? फैक्टराइज। तो मेरा मतलब क्या ये कुछ x - 7 x + 2 ग्रेटर देन 0 हो रहा है। अच्छा, दोनों तरफ मतलब दोनों तरफ पर देखिए, इस पार दोनों तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट देखते दिमाग में क्या आता है? भला। यस, अगर ध्यान से देखा जाए तो भला किस और है? 0 की ओर है। यहां पे भी देखा जाए तो भला किस और है? 0 की ओर है। और भला जब भी 0 की ओर होगा तो फंक्शन के हाथों में होगा, फंक्शन के हाथों में होगा तो फंक्शन शेयर होगा, शेयर होगा तो बड़े से बड़ी वैल्यू माने x बड़ी वैल्यू से बड़ा होगा, x छोटी वैल्यू से छोटा होगा, माने बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। तो यहां बड़ी वैल्यू है 7 तो x 7 से बड़ा होगा, यूनियन x - 2 से छोटा होगा। ओके, इधर बड़ी वैल्यू कौन है सर? 5 तो x 5 से बड़ा होगा, और यहां -4 से छोटा होगा। अब क्या करें? अब दोनों के बीच में प्लस है तो इंटरसेक्शन करने का। आइए सबकी स्प्रिंग्स बिछाते हैं। भाई ये वाली पार्टी कहती है कि भाई 7 से बड़ा रहना है, वेल एंड गुड, रहो 7 से बड़े। दूसरी पार्टी कहती है नहीं सब -2 से छोटा रहना है, वेरी गुड। तो फिलहाल हमने इन दोनों पार्टीज को सुन लिया। अब ऊपर वाली पार्टीज माने थोड़ा लेफ्ट वाली पार्टीज को भी चर्चा कर लेते हैं। ये पार्टी कहती है कि भाई हमें तो 5 से बड़ा रहना है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम लोग ब्लैक बॉल ले रहे हैं, माने डार्क बॉल ले रहे हैं। दूसरी बात क्या? ये पार्टी कहती है कि नहीं सब हमें तो -4 से छोटा रहना है, गुड वन। तो फाइनली हमारी तरफ से आंसर हो रहा है x बिलोंग्स टू -∞ to -4 यूनियन। यहां कॉमन स्प्रिंग कहां से आ रही है? 7 से, तो 7 ओपन से लेकर इनफिनिट तक। क्या बात है? अगर भाई आपका आंसर सही है मेरी तरफ से थम्स अप। बहुत बुरी तरह से आप लोगों ने पहली बॉल पे सिक्सर लगाया है, पहली बॉल पे चौका ठोका है, ठीक है? नहीं दोनों लगाए ना, नहीं दोनों तो कैसे लगाया? एक ही लगाया, सिक्सर लगाया, चलो गुड। चलिए अगली बॉल पे फिर से सिक्सर की बारी आपकी। देखिए आप में से कितने लोग सोच पाएंगे? पिछली बार भी हम लोगों ने छोटे मोटे एलएन के क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है? तो अगर भाई आपसे अभी बनते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं ट्राई करूं। क्या बन रहे हैं? याद है या भूल गए? जब भी चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड में होती है तो पहले उसे उसके ओरिजिनल तरीके पे लिखते हैं। तो ओरिजिनल तरीका क्या है मेरे दोस्त? √x + 4 को लिखा ऐसा, इनटू में 1/log बेस e 8 - x, बिल्कुल ओरिजिनल लिखा। लिखने के बाद हमें अच्छे से पता है कि √x + 4 को तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो log है वो डिनोमिनेटर में, और लोगों को नीचे रहना कहां पसंद है? कहां जाएंगे? ऊपर। जैसे ही लोग ऊपर जाएंगे क्या होगा? e ऊपर आ जाएगा। याद है नौकर मालिक इंटरचेंज, लोग जब भी ऊपर जाते हैं माने log जब भी ऊपर जाते हैं न्यूमरेटर में तो अंदर का हां बिल्कुल बेस और फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, तो 8 - x नीचे आ जाएगा। अच्छा, फिर क्या? मल्टीप्लाई होने के कारण से एक तरफ इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए से। क्यों? क्योंकि इसकी शक्ल √f जैसी है। अच्छा, और ये log क्या चाहता है? log हमेशा तीन बातें चाहता है, याद होगा? एक तो बेस पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा बेस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है? तीसरा जो भी फंक्शन है उसके बाजू में बैठा हुआ वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहां बेस कौन है? 8 - x, पॉजिटिव कर दो, ठीक है? दूसरा 8 - x 1 नहीं होना चाहिए। तीसरा जो फंक्शन है जो log के पास में बैठा है वो कौन है? e, वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या आपको पता है e की वैल्यू? हां 2.78 पॉजिटिव मानते हैं अपन। हां, तो कहना मतलब ये तो है। फिर ये कह रहा है x की वैल्यू 7 नहीं होनी चाहिए। फिर ये क्या कह रहा है? x की वैल्यू लेस देन 8 होनी चाहिए। ओके, ये चाहता है x की वैल्यू -4 से बड़ी हो। सुनो सबकी, ये क्या है? -4 से बड़ा होना चाहिए। इसको खुश कर दिया। अब पास वाले पे चलते हैं। ये वाली पार्टी कहती है क्या? कि x की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए। ओके, 8 से छोटे इधर चलते हैं। अभी तक 4 से -4 से 8 में आ रहा है। अच्छा, इस पार्टी ने क्या कहा? भाई हमें 7 नहीं पसंद, तो 7 को हमने व्हाइट बॉल लगा दी, और ये तो ऑलरेडी ट्रू है। अच्छा, फाइनली हमारी तरफ से आंसर कोट करने का टाइम। क्या आंसर आ रहा है? भाई हम कहेंगे हमारा आंसर आ रहा है -4 से लेकर के और 8 ओपन तक, लेकिन 7 बीच में जो है उसे हटा देते हैं। तो -4 to 8 एक्सेप्ट 7। बहुत सिंपल, बहुत चलिए अच्छा आपने कुछ लिखा संदीप फर्स्ट मेथड रिपीट सर, इंटरसेक्शन क्यों नहीं किया? कब लिखा ये आपने? मैंने ध्यान नहीं दिया, ये लेट हो गया क्या? मैं इतने आगे पहुंच गया? आपको पिछले वीडियो में डाउट था क्या ये संदीप और संतोष? अभी तो 6 मिनट्स हो गए ऊपर, जल्दी बताइए।
जो सर का जो आपने वीडियो चलाया था ना, उसमें सर ने जो फर्स्ट मेथड बताई थी ना, वो वाली नहीं समझ में वो आई। वाला क्वेश्चन में दिक्कत थी या ये वाले में यस थी? ये वाले में? ये जो यस सर। अच्छा, इसमें दिक्कत है। एक बार मैं स्लाइड चेक कर लूँ मेरी कितनी रह गई, कहीं फिर हमारा फिर बैकलॉग ना रह जाए, है ना? अभी देखो मेरे जीबी सर की 2 वीडियो रहती हैं, है ना? चलो मैं जल्दी-जल्दी बताता हूँ इसमें क्या किया। देखो डोमेन अगर फंक्शन किसी भी रूट के अंदर हो, तो रूट के अंदर नेगेटिव चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना? यही बात करते हैं संदीप हम। यहाँ पर नेगेटिव चीज़ नहीं आ सकती, मतलब कि मेरे को ये चेक करना है x रेज़ टू पावर 12 माइनस x9 प्लस x4 माइनस x प्लस 1 ये पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। तभी वही x की डोमेन होगी, जो इक्वेशन इसको सिम्प्लीफाई कर रही होगी। तो सर ने बस वैसे ही मतलब हिट एंड ट्रायल से क्या चेक ही किया कि यार जब x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है, आप ये दोनों कंडीशन को छोड़ो, अगर x नेगेटिव है तो x रेज़ टू पावर 12 क्या होगा? x रेज़ टू पावर 12 होगा पॉजिटिव, x रेज़ टू पावर 9 क्या होगा? नेगेटिव, नेगेटिव इंटू -1 फिर से पॉजिटिव, x रेज़ टू पावर 4 होगा पॉजिटिव, x नेगेटिव तो माइनस x पॉजिटिव, प्लस 1 पॉजिटिव। तो जब भी x नेगेटिव है तो ये पूरी वाली एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रही है। एक तो ये चीज़ चेक हो गई। मतलब उन्होंने दो पार्ट्स में किया, मैं एक ही पार्ट में बता रहा हूँ क्योंकि दोनों में एक ही बात हुई थी। ठीक है? और इस बात में कोई डाउट संदीप? जब x नेगेटिव होगा ये पूरी एक्सप्रेशन क्या आएगी? पॉजिटिव आने वाली है। कोई डाउट इसमें? आप बोलोगे नहीं तो फिर मैं कितनी देर रुकूँ, है ना? हाँ, बस इसी तरह उन्होंने ये प्रूव किया कि जब x पॉजिटिव है तो उसको 2 हिस्सों में बाँट लिया, क्योंकि जो पावर होती है ना संदीप, जैसे मैंने मैंने ज़्यादातर तो हम यही बोलते हैं कि x स्क्वायर x से बड़ा होगा, है ना? यूजुअली ऐसा होता है, बट ये बात फॉल्स हो जाती है -1 0 से लेकर 1 के बीच में। 0 से 1 लेकर 1 के बीच में कोई भी x की वैल्यू लोगे तो x स्क्वायर x से छोटा होता है ना? तो जो पावर का गेम है ना वो 0 से 1 में अलग चलता है, 1 से बड़े में अलग चलता है। तो इसीलिए इन्होंने 2 हिस्सों में ब्रेक किया। अगर x 0 और 1 के बीच में है, x क्या है? x इज़ बिटवीन बिटवीन 0 एंड 1 तो क्या हो रहा है? और ऐसे ही जब x इज़ ग्रेटर देन 1 तो क्या हो रहा है? तो 2 हिस्सों को अलग-अलग समझने की कोशिश की और प्रूव यही हुआ दोनों बातों से कि x अंदर वाली जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव आ रही है। अगर कोई चीज़ हमेशा ही पॉजिटिव आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है तो हमने कहा कि डोमेन और रियल नंबर्स होगी। ठीक है? अब क्यों दिक्कत नहीं थी, क्यों पॉजिटिव आ रहा था, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था। ये वाला तो सेकंड पार्ट हो गया, ये तो मैंने पहले कवर कर लिया। जब 0 से 1 के बीच में बात हो रही है, ये वाली बात, जब x 0 से 1 के बीच में है, देखो हमने क्या कहा, क्या लिया? x12 माइनस x9 प्लस x4 माइनस x प्लस 1। देखो ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है, हमें पता ही है। ये भी पॉजिटिव है, हमें पता है ना? बेसिकली अगर 0 और 1 के बीच में बात करें तो ये दोनों को मिला के हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x 0 और 1 के बीच में है और 1 खुद खड़ा है। इन दोनों को मिला के पॉजिटिव आएगा। इसी तरह इन दोनों को मिला के x की 9 जो है वो छोटा होगा, x की 4 बड़ा होगा, तो इन दोनों को मिला के भी पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव बनेगा। तो ये उन्होंने किया कि ये वैल्यू पॉजिटिव, ये दोनों को मिला के पॉजिटिव, ये दोनों को मिला के पॉजिटिव, जब x 0 से 1 के बीच में है तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। इसी तरह जब x 1 से बड़ा हो गया तो उन्होंने कहा ये दोनों टर्म मिला के पॉजिटिव, ये दोनों टर्म मिला के पॉजिटिव, 1 तो पॉजिटिव है ही है, तो ये ओवरऑल फिर से पॉजिटिव हो गया। जब अंदर वाली एक्सप्रेशन कभी नेगेटिव आ ही नहीं रही किसी भी सिनेरियो में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो डोमेन और रियल नंबर हो गई। ये यहाँ पे किया था। हाँ जी, संतोष आपका क्या डाउट था? संतोष आपका क्या डाउट था? इंटरसेक्शन क्यों नहीं किया? कहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं किया हमने? संतोष आप हैं क्या सेशन में? चलिए आगे चलते हैं। कोई डाउट हो तो आगे पूछ लीजिएगा, हमारा सेशन भी कहीं खत्म रह ना जाए। चलिए आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जीबी सर के साथ। देखिए ध्यान दीजिए। हाँ जी। तो ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि एक काम करते हैं, हमारे को पता है कि हमारा फंक्शन ये रहा, हम धीरे धीरे इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। उम्मीद है आपको याद होगा, जब भी बीच में प्लस या माइनस होता है अपन इस तरफ इसको सॉल्व करते हैं, उस तरफ इसको। इस तरफ हमें पता है ये अंडर रूट f जैसा है, और मैंने क्या बताया था, अंडर रूट f होने का अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मुझे sin x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना चाहिए। इधर मुझे 16 माइनस x स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने x स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। अगर मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं तब भी ऐसा होगा, और दो ब्रैकेट आएंगे। दो ब्रैकेट आपके दिमाग में चलेगा भाला, लेकिन अब की बार भाला 0 से की और नहीं है, फंक्शन की ओर है, फंक्शन की ओर है। किसी और भाला है, भाला करते ही किसी और भाला करेंगे तो डरेगा, डरेगा छुपेगा अपनी वैल्यूज में, और वैल्यू है 4 और -4। माने इसमें तो हमने आंसर कोड कर दिया साहब। अब तब तक उसकी बात करते हैं, ये क्या चीज है सर? भाई हमें sin x ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, माने वो पार्ट जो ग्राफ के अंदर अगर देखा जाए, ग्राफिकली पार्ट ऑफ y इक्वल टू sin x which is above x axis, जो x एक्सिस के ऊपर और साथ में x एक्सिस पर भी हो, मतलब x एक्सिस को कट कर रहा है वो भी चलेगा। जैसे कैसे? एक मिनट जरा देखिएगा, मान लीजिए ये हमारा, ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा sin x का ग्राफ है। हाँ, ये हमारा sin x का ग्राफ है। अब sin x के ग्राफ में हमें सिर्फ कौन सा इलाका चाहिए जो x एक्सिस के अबव हो, और इक्वल टू 0 होने की वजह से इक्वल टू 0 भी चलेगा, माने ये वाली जगह भी चलेगी जिसमें मैं ग्रीन कर रहा हूं। शायद आपको दिख नहीं रही होगी, तो मैं एक काम करता हूं, आपका फेवरेट कलर्स के आजू बाजू वाला येलो लगा लेता हूं। फेवरेट आपका आज भी लाल ही है, ठीक है? अगर देखा जाए तो ये वो जगह जहां sin x 0 है, और sin x ग्रेटर देन 0 कौन सा है? अगर मैं देखा जाए तो सिर्फ अबव की बात करता हूं। ये वो जगह है जहां sin x पॉजिटिव है, माने नॉन नेगेटिव है, माने या तो 0 है या 0 से बड़ा है, माने अबव x एक्सिस है। ओके, तो अब इसमें और इसके बीच में इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन माने कॉमन पार्ट ढूंढना है, ढूंढते हैं। आप में से कई लोगों को जानकर अच्छा लगेगा कि पाई माइनस 3.14, हां, ये माइनस p का मतलब माइनस 3.14, हां, तो हमें चाहिए -4 से 4 तक, 4 यहां कहीं मिलेगा, हां, और -4 यहां कहीं मिलेगा, हां, तो इसका मतलब ये है कि अगर बाय द वे मैं इसको देख रहा हूं तो अगर देखा तो 4 और -4, ओहो क्या बात है, 4 और -4 यहां मिलेंगे, और अगर यहां मिलेंगे तो मैं क्या करूं? मुझे तो -4 से 4 के बीच में अपनी स्प्रिंग लगानी है। अब देखिए मैं वो इलाका ढूंढूंगा तो -4 से 4 तक भी हो, और -4 से 4 तक भी हो, और अबव x एक्सिस भी हो। तो देखिए साहब, ये रहा वो इलाका, ये रहा वो इलाका। अगर देखा जाए तो सिर्फ -4 से 4 तक, नॉट इधर वाला नहीं, -4 से 4 के बीच में वो इलाका जो अबव x एक्सिस भी दे रहा हो sin x को। ओके, तो फाइनली अगर देखा जाए तो हम लोग अपनी तरफ से क्या क्लोज करते हैं, आंसर क्लोज करते हैं साहब, -4 से लेकर के -π तक, यूनियन 0 से लेकर के π तक, क्योंकि ये इलाका तो फ्लॉप गया, खाली गया, क्या कर रहे हैं? ठीक है। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में तो बताइए। नो डाउट्स? हाँ जी, संतोष आपका कोई डाउट रह गया तो बताइए, नहीं तो हम आगे चल रहे हैं। एक छोटा सा क्लिप और है जीबी सर से हमारे साथ। मैं अभी 28 स्लाइड पे हूँ। इंटरसेक्शन क्यों? देखो इंटरसेक्शन ये तो हमारा रूल है ना, ये रूल है, ये रूल बताया था ना सर ने। एक मिनट, कहाँ बताया था? एक मिनट मैं देख के बताता हूँ। ये देखो, ये एक रूल भी है, मतलब ये होना भी चाहिए। ये एक रूल बताया, देखो जब भी दो फंक्शन है f1 और f2 और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है, यूनियन क्यों किया? कहाँ पे? मैं देखते हैं जहाँ भी, हमेशा इंटरसेक्शन लेंगे डोमेन का अगर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ध्यान दीजिए संतोष, हमने क्या कहा? अगर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो डोमेन क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, मेरी स्लाइड में यूनियन है। कौन सी स्लाइड में यूनियन है? अच्छा, कहाँ पर? अगली स्लाइड में यहाँ वाली पे दिक्कत थी क्या, या अभी जो क्वेश्चन किया उसमें थी? एक बार अनम्यूट कर लो ना, जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 8 मिनट रह गए फिर मिस ना हो कुछ। मैं नहीं चाहता फिर स्पिल ओवर हो। अभी वाले में कहाँ यूनियन है? अरे यार ये यूनियन नहीं है, ये तो ये आपको क्या लग रहा है ये f1 की डोमेन है, f2 की डोमेन है? ऐसा तो नहीं है ना भाई। f1 की डोमेन क्या थी? f1 की डोमेन ये है, f2 की डोमेन ये है। इन दोनों का तो इंटरसेक्शन निकाला।
अब इस जो इंटरसेक्शन निकालने के बाद जो आंसर लिखा वो क्या है, वो ये है। अब उसे लिखने का तरीका तो यही होगा ना, -4 से -पाई यूनियन 0 से पाई। ये दो डोमेन को थोड़ी यूनियन निकाला है, दो डोमेन तो ये थी, ये डोमेन अगर मैं इसे F1 बोल रहा हूँ, F2 बोल रहा हूँ, तो डोमेन ऑफ F1 ये है, डोमेन ऑफ F2 ये है। क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं निकाला हमने? निकाला ना। हाँ, उसके बाद जो निकल के आया उसे तो यूनियन लिखेंगे ना। हाँ, चलिए। अब अगली बात, अगर मेरे पास एक कंपोजिट फंक्शन हो, क्लब फंक्शन कंपोजिट फंक्शन f of g of x हो, तो इसमें डोमेन ऑफ f of g x किसके बराबर होती है? डोमेन ऑफ g x के बराबर होगी, है ना? डोमेन ऑफ g x के बराबर होगी। तो चलते हैं आगे। हाँ, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन पहले कर लेंगे, पहले एक बार सारा सिलेबस निपट जाए इस क्वेश्चन को, नहीं तो हम होमवर्क की तरह मानेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो लास्ट में करेंगे, ठीक है? पहले एक बार जीबी सर का एक क्लास वीडियो देख लेते हैं, 7 मिनट रह गए, फिर हम वापस आते हैं इस क्वेश्चन। y इज में रूट ओवर cos sin। किसी ने क्वेश्चन में डोमेन पूछा है, राइट? ये बहुत काम की चीज है। एक्चुअल में हम इसमें क्या करेंगे ना, cos sin x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। करेंगे बिल्कुल, जो करना है यहाँ पे बनता है हमारा cos sin x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि अगर ध्यान से देखा जाए तो एक तरह से cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक तरह से, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माने अबव x एक्सिस वाला हिस्सा। अच्छा, अच्छा, माने एक तरह से पार्ट ऑफ cos थीटा व्हिच इज अबव x एक्सिस, ये हमारे दिमाग में चल रहा है ना भाई? अच्छा अच्छा। अब दूसरी बात सुनो, यहाँ थीटा की जगह कौन बैठा है? sin x। थीटा की जगह कौन बैठा है? sin x, ठीक है? थीटा की जगह थीटा इज इक्वल टू sin x। हमें पता है कि sin x कहां से कहां तक दौड़ता है? -1 से 1 तक। sin x कहां से कहां तक दौड़ता है? -1 से 1 तक। माने थीटा जो है वो पूरे माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि थीटा इज बाउंडेड टू -1 to 1। थीटा सिर्फ -1 से 1 तक देखेगा। माने मुझे cos का वही ग्राफ चाहिए जो -1 से 1 के बीच में आ जाए। इसका मतलब ये है कि मुझे cos का ग्राफ सोचना चाहिए। मैं cos के ग्राफ पे सोच रहा हूं और मैं यही रुक गया। मैं बताता हूं क्यों। मैं बताता हूं आपको, मैंने अभी बताई पाई 2 है, ये माइनस का पाई 2 है। इसका मतलब 1.57 होता है और ये माइनस का 1.57 होता है, और मुझे सिर्फ उतना ही थीटा दिया गया जो -1 से 1 तक हो। अब मैं -1 से 1 तक को मैं हिट करता हूं। यहां कहीं 1 पड़ जाएगा भाई, 1.57 से पहले पड़ेगा ना 1 तो, और -1 यहां कहीं पड़ जाएगा। ये तो समझ में आता है ना, 1.57 से पहले पड़ेगा, ये -1.57 से पहले पड़ेगा। इसका मतलब ये कि जो मुझे थीटा दिया गया है -1 से, मतलब जो मुझे थीटा दिया गया वो -1 से 1 तक ही मुझे ग्राफ दिलाएगा। और ये ग्राफ मुझे वो ग्राफ कैसा चाहिए जो वो एक्सेस हो, और बाय चांस जो -1 से 1 का हिस्सा है, ठीक है ना? थर्ड पॉइंट, एंड पार्ट ऑफ cos थीटा इन -1 to 1 इज ऑलरेडी अबव x एक्सिस। ओके, ये तो है ही माइनस, ये तो अबव x एक्सिस है, सॉरी, ये जो -1 से 1 के बीच का हिस्सा ये तो ऑलरेडी अबव x एक्सिस है, ऑलरेडी अबव x एक्सिस है, और हम ढूंढ ही रहे थे कि अबव x एक्सिस वाला पार्ट ही लेंगे। ये तो है ही पूरी तरह से अबव x एक्सिस। क्या बोले सर? ये तो पूरी तरह से अबव x एक्सिस है। हाँ, ये पूरी तरह से अबव x एक्सिस, आप देख सकते हैं, मैंने इसे मार्क किया है। -1 से 1 के बीच में यही हिस्सा आ रहा है। माने sin x कितना भी घूम ले, x कितना भी बढ़ जाए, sin x -1 से 1 देगा, और उस दौरान में जो cos होगा उसका पार्ट यही वाला कवर लेगा। इसके सिवा ये जो बाकी cos का ग्राफ है वो सब डिलीट हो जाएगा, और ये ऑलरेडी अबव x एक्सिस है। ये वाला हिस्सा x एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब ये कि फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है इट shows that it shows that all x belongs to r will work। कोई सा भी x ले आओ, कोई सा भी x ले आओ, सारे x sin x को -1 से 1 देंगे, और cos -1 से 1 के दौरान अबव x एक्सिस होगा, और अबव x एक्सिस होगा तो हमें उसी रिजल्ट का रूट खुश है। हम हाँ जी, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? हमारा सेशन वैसे ओवर ही है, 2 क्वेश्चन रह गए हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है तो हम जो 2 क्वेश्चन मिस हुआ था वो और एक और क्वेश्चन 2 मिनट में जल्दी-जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन जो मिस हुआ था शायद ये था, है ना? जो मैं होमवर्क के लिए दे रहा था। 1-1 मिनट में मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, है ना? या आप होमवर्क के लिए चाहते हो तो आप बताओ, या आप होमवर्क के लिए चाहते हो तो आप बताओ, नहीं तो 1-1 मिनट में मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो, इसमें जब भी किसी चीज़ में होमवर्क चाहते हो, ठीक है? ये होमवर्क के लिए लिख लीजिए, ये होमवर्क के लिए लिख लीजिए। आंसर मैं बताऊँ या आंसर रहने दूँ? क्योंकि ये इसमें कुछ सॉल्व करने का है नहीं, ये क्वेश्चन तो बड़ा ईज़ी है ना? x 1 से क्या मैं आंसर लिखूँ या रहने दूँ? TANA का मतलब नहीं समझा मैं कुछ। कल बताएँगे, चलो कल बताएँगे, ठीक है? कल बताएँगे जब, ठीक है? और एक और क्वेश्चन है वो तो मैं कर देता हूँ फिर, है ना? यहाँ पे एक और क्वेश्चन। अच्छा, ये कांसेप्ट है, एक कांसेप्ट की स्लाइड है, एक क्वेश्चन की, 2 स्लाइड रह गई हैं। एक कांसेप्ट की स्लाइड ये क्या है कि अगर मेरे पास √fx हो या fx की पावर 1/4 हो या 1/6 हो, 1 बाय इवन हो, कभी भी, तो मतलब मुझे √fx वाला ही रूल लगाना है, ठीक है? पर अगर 1 बाय ऑड हो, fx 1 बाय ऑड हो, तो कोई दिक्कत, तो fx वाला रूल लगाना है। ये भी नोट कर लो। ये रूल कब लगाते हैं? जैसे मैंने √fx लिखा है, तो डोमेन √fx वाला रूल लगेगा। बट fx की पावर 1/3 या 1/5 या 1/7 कुछ ऐसी है, तो मैं डोमेन ऑफ fx निकालूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि fx इक्वल टू √x-3, तो fx पूरा √x-3 लूँगा। बट अगर मैंने कहा fx इक्वल टू अंडर रूट, नॉट अंडर रूट, यहाँ पे लिखा x-3 का क्यूब रूट, तो मैं x, तो मुझे अंडर रूट कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। मैं मतलब x-3 को ही फंक्शन मान के डोमेन निकालूंगा। कहने का मतलब ये है ना? क्योंकि ये तो नेगेटिव भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे अंदर इवन पावर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो उसी पे बेस्ड है अगला क्वेश्चन। देखो, क्योंकि यहाँ पर ये पावर 6 है, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पावर 6 है, तो मैं इसको ट्रीट करूंगा अंडर रूट 1 - x ओवर 5 + x की तरह। इसका मतलब अगर मेरा फंक्शन ऐसा है, तो मैं बोलूंगा जो अंदर वाली चीज़ है 1 - x इंटू 5 + x, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। और इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करें? ये मेरे 2 सिंगल क्वेश्चन हैं, इनके रूट्स निकालूंगा और नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा। रूट्स निकालूंगा तो क्या आएगा? पहले पहले इसको, या तो पहले इसको एक काम करें, रूट्स निकालने से पहले इस इनइक्वालिटी में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव कर लें, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, x - 1 इंटू x + 5 लेस देन 0 कर दो। ठीक है? अब इसके रूट्स निकाल लो। रूट्स निकालेंगे तो आएगा x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -5। प्लॉट कर दिया मैंने, 1 मिनट बस एंड कर रहा हूँ सेशन, और प्लस माइनस प्लस किया तो इनके बीच में आ रहा है, तो मैं बोलूंगा x कहाँ से कहाँ तक होगा? x -5 से 5 1 के बीच में होगा, -5 से 1 के बीच में होगा। क्या 1 को इंक्लूड कर सकते हैं? क्योंकि ग्रेटर देन साइन है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, तो यहाँ लेस देन है। 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 को करेंगे, तो मैं बोलूंगा मेरा आंसर होगा -5 to 1, ये वाले पार्ट का आंसर। ठीक है? ये दूसरा वाला आप होमवर्क के लिए ले लो, है ना? क्योंकि यहाँ कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। वैसे इसका आंसर सिंपली है x नॉट इक्वल टू -5, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x नॉट इक्वल टू -5। आंसर मैंने बता दिया सेकंड वाले का, क्योंकि यहाँ पर fx की तरह ट्रीट करना है। आज इतना ही करते हैं, कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस रेस्ट ऑफ द डे। बाय एवरीवन, बाय, थैंक यू, वेलकम, बाय बाय।
इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू y, पार्टीशन प्रोडक्ट ऑफ है मेरे ख्याल से एंटी इक्विवेलेंस के बारे में, है ना? हाँ, हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, देखो कल एक बात छूट गई थी एंटी इक्विवेलेंस की। देखो एंटी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। हमने लास्ट टाइम हमने क्या किया था? हमने लास्ट टाइम हमने जो किया था, एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स किया था, रिलेशन किए थे, उसके बहुत सारे टाइप, कितने 6 टाइप्स किए थे। वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस क्या था? एंटी इक्विवेलेंस आज पढ़ रहे हैं। एंटी इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंस का आपस में कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज, है ना? उसे इक्विवेलेंस से रिलेट मत करना। अब इक्विवेलेंस एंटी इक्विवेलेंस होता क्या है? मान लीजिए मेरे को एक रिलेशन दे दिया, रिलेशन वो कह रहे हैं कि रिलेशन सारे, मान लीजिए एक सेट ए है ना? सेट ए है 1 2 3, और रिलेशन क्या दिया मुझे? रिलेशन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, है ना? तो रिलेशन ऑन सेट ए है ये, x इज इक्वल टू y। हाँ, कल ट्रांसिटिव भी था, हमने मिस कर दिया क्या बताते हैं? कल ये सब हमने किया था, ट्रांसिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, कल एंटी इक्विवेलेंस रह गया था, वो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसे मैं एक डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। तो एंटी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो मैं इसमें रिलेशन में कौन-कौन से नंबर्स होंगे अगर हम बात करें, तो मैं बोलूँगा 2 1 होगा, 1 1 भी होगा, है ना? इक्वल भी है ना, क्योंकि 2 2 भी होगा, और 3 3 भी होगा, है ना? और 3 1 भी होगा, है ना? और 3 2 भी होगा। ये सारे इस में आएँगे। जब भी x y से बड़ा या बराबर है, मैं बोलूँगा रिलेशन का हिस्सा होगा। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये रिलेशन एंटी इक्विवेलेंस है? एंटी इक्विवेलेंस होने के लिए आप क्या करेंगे? पहले आर इनवर्स रिलेशन के बारे में बात करेंगे। हम कहेंगे अगर आर एंड इफ, मैं बोलूँगा इफ आर एंड आर इनवर्स implies that x equal to y, then relation is called एंटी इक्विवेलेंस। एंटी इक्विवेलेंस ये इसकी डेफिनेशन है। अगर r और r इनवर्स दोनों को मैं 2 मान लूँ, क्या उनसे ये मतलब निकल रहा है कि x और y बराबर है? अगर ऐसा मतलब निकलता है तो मैं बोलता हूँ कि रिलेशन एंटी इक्विवेलेंस है। मतलब अगर ये r है तो r इनवर्स क्या होगा? ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। r इनवर्स होगा y ग्रेटर देन x। अगर मैं कह रहा हूँ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू y है एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू x है, क्या इन इन दोनों बातों का ये मतलब है कि x y के बराबर है? क्या ये मतलब है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर है यस, तो मैं बोलूंगा एंटी इक्विवेलेंस रिलेशन है r। अगर इसका मतलब है नो, तो मैं बोलूंगा नहीं है। तो ये वाला जो रिलेशन मैंने अभी लिखा, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। अगर x y से बड़ा है और y x से बड़ा है, इसका मतलब एक ही हो सकता है, x y बराबर होने चाहिए। दोनों बात साथ में सच तभी होंगी जब x y के बराबर होगा। और जब क्योंकि मेरा रिजल्ट ऐसा आ रहा है कि x y के बराबर है, इसलिए मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू y को एंटी इक्विवेलेंस, हाँ बिल्कुल सिमेट्रिक के जैसा है, बट थोड़ा सा इसका मतलब ये है, मतलब r सिमेट्रिक नहीं है। हम ये बोलेंगे संतोष r सिमेट्रिक नहीं है, पर r और r इनवर्स का, r और r का सिमेट्रिक अगर दोनों साथ में ट्रू हो जाए, तो उसका रिजल्ट काइंड ऑफ आइडेंटिटी जैसा आ जाए, x इक्वल टू y जैसा आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं एंटी इक्विवेलेंस। एक ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए r x ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन y लिया, इक्वल टू नहीं लिया, तो इसका इनवर्स होगा x ग्रेटर देन y एंड y ग्रेटर देन x। क्या इन दोनों बातों से मैं ये बोल सकता हूँ x इक्वल टू y? नो। क्या ये दोनों बातें सच होने का मतलब ये है कि x y के बराबर है? नो। नो इसका मतलब नॉट एंटी इक्विवेलेंस, नॉट एंटी इक्विवेलेंस। ठीक है, बस इतना ही है एंटी इक्विवेलेंस के बारे में, इतना ही करना है, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं आज के कंसेप्ट पे। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम तरह तरह के, बहुत सारे तरह के फंक्शंस करने हैं। थोड़ा सा चैप्टर आज भी लंबा है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जीबी सर के पास पहले चलते हैं, वो शुरू करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं जीबी सर से और समझते हैं आज का कंसेप्ट, और आज हम करने वाले हैं फंक्शन की बिगिनिंग। ठीक है, एक्स वाई से डिविजिबल वाला एग्जांपल। देखो अगर अगर आप ये कह रहे हैं कि वो एग्जांपल किसके लिए था, एक्स वाई से डिविजिबल वाला संतोष? ये एंटी इक्विवेलेंस के लिए आप चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ एक्स इज डिविजिबल बाय वाई। अगर मैंने ये रिलेशन चेक करना है एक्स इज डिविजिबल बाय वाई, तो मैं क्या करूंगा? हाँ बिल्कुल, ये भी एंटी इक्विवेलेंस। आप बताइए एंटी इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा, है ना? आप बताइए एंटी इक्विवेलेंस बाय होगा या नहीं? मैं कहूंगा बिल्कुल होगा। मतलब मेरे को जो दिया हुआ है, मैं उसका उल्टा आर इनवर्स लिखूंगा पहले। मैं कह रहा हूँ एक्स इज डिविजिबल बाय वाई, ये डिवाइड का सिंबल होता है, एक्स डिवाइड्स वाई और एंड वाई डिवाइड्स एक्स। डज इट मीन एक्स इक्वल टू वाई? यस, हाँ बिल्कुल। अगर एक्स वाई को डिवाइड करता है और वाई एक्स को भी करता है, तो इसका एक ही मतलब है, एक्स और वाई बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे यस एंटी इक्विवेलेंस है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं फंक्शंस, चलते हैं जीबी सर के पास, सुनते हैं जीबी सर से फंक्शंस की थ्योरी। चलिए। फंक्शन पिछली बार हम लोगों ने जब चालू करा तो इसको रिलेशन फंक्शन, क्योंकि इसको रिलेशन नहीं कहीं रिलेशन का ये एक पार्ट है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये कि फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। बस उसमें क्या फर्क है और इसमें क्या फर्क है, वो फंक्शन की डेफिनेशन से अपन समझना चालू करते हैं। रेडी? फंक्शन और रिलेशन में जो सबसे पहला फर्क है वो उसकी डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन ये कहती है कि अगर ए और बी अपने आप में दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो, अगर ए और बी अपने आप में दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो, इस तरह से कि ए का हर एलिमेंट एसोसिएट हो रहा हो, जुड़ रहा हो, एसोसिएट हो रहा हो, जुड़ रहा हो बी के यूनिक एलिमेंट से, ए का हर एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से अगर एसोसिएट हो रहा है, देन इसे फंक्शन बोलते हैं, और इसे एक रूल बनाते हैं फंक्शन ए टू बी। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये कि ये जो है फंक्शन ए टू बी जो है, दैट इज अ रूल व्हिच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ ए, विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ए का हर एलिमेंट होगा बी के यूनिक एलिमेंट से होगा, माने बी के दो एलिमेंट से अगर ए का एलिमेंट जुड़ गया, फंक्शन खेल से बाहर हो गया। ध्यान रखना, ठीक है ना भाई? ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है? एक बात नंबर 2, फंक्शन के कुछ सिनोनिम्स भी हैं जिनको आपको याद रखना है। उनमें से पहला, कल को क्वेश्चन में मैपिंग बोल दिया, आप समझ जाएं कि अपने आप में फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट है ना? दूसरी बात, फंक्शन का दूसरा नाम है कॉरेस्पॉन्डेंस, राइट है? तीसरा नाम है एसोसिएशन। ये सब फंक्शन के सिनोनिम्स हैं, तो इनके नाम से भी बात उठाई जा सकती है। अच्छा, ये जो लिखा है ना, इसे पढ़ते हैं एफ ए इंटू बी, फंक्शन ए से बी में, राइट है? तो एफ ए इंटू बी इज ए इंटू बी से अगर वाई इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, तो हम कहते हैं कि इट इज नोन एज फंक्शन। क्लियर है? यहां पर ए क्या चीज है? यहां पर ए डोमेन है, बी कोडोमेन है, ध्यान रखना है, नंबर 1। दूसरी चीज क्या, मैं यहां पे हर बात बता रहा हूं, आप अपने उसमें नोट डाउन करते रहना प्लीज मेरी भाई, इसको एक एक बात को सुनना। एक्स क्या चीज है? एक्स अपने आप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है? और वाई अपने आप में डिपेंडेंट वेरिएबल है, लिख लीजिएगा प्लीज। ऐसी छोटी छोटी, क्यों? क्योंकि एक्स को बदलते हैं और वाई को बदलना पड़ता है। तो y कोड fx एक फंक्शन है नहीं, ये एक्चुअल में y कोड fx बोलने का मतलब ये है कि x जो है y से कनेक्ट हुआ है अंडर द रूल f। लेकिन सर अभी तो आपने कहा रूल f इनटू है। हाँ, तो अब ध्यान से सोचिएगा कि x को y से कनेक्ट किया गया है अंडर द रूल f, इसका मतलब x इज कमिंग फ्रॉम a एंड y इज गोइंग इनटू b।
एक मिनट सर, आपने कहा x इज कमिंग फ्रॉम a, हाँ x a से आता है और y इज गोइंग टू b, और y जो है वो b में आता है, y में गिरता है, y में जाता है। मतलब थोड़ा सा क्लियर है, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी अटैचमेंट में अगर समस्या है तो अपन तुरंत प्रभाव से एक और चीज को समझते चलते हैं। देखिए वो ये कि जैसे मैंने कहा कि आपने कहा कि y इज इक्वल टू sin x, तो हमने x और y को किससे कनेक्ट किया? विद द हेल्प ऑफ sin। अगर मैंने sin से x और y को कनेक्ट किया तो x के नाम पे जिस दिन मैं 0 डालूंगा y को sin 0 0 बोलेगा। जिस दिन मैं x के नाम पे π/4 डालूंगा ये y की वैल्यू 1/√2 होगी। जिस दिन मैंने x के नाम पे π/2 डाला y की वैल्यू 1 आएगी। अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी देर के लिए x और y में से x और y के बीच में जो कनेक्टिविटी जिस रूल में हो रही है उसका नाम है sin, उस रूल को हटा करके एक नया रूल लगा देते हैं जिसका नाम रखते हैं cos, तो y इज इक्वल टू cos x हो जाएगा। अब सेम इनपुट करता हूं, 0 इनपुट करते ही पता चला 1 आ गया, जबकि पिछली बार 0 आया था। इसका मतलब ये कि कल को अगर मैंने π/4 डाला तो 1/√2 आ गया, सेम है। जबकि अगर मैंने π/2 डाला x की जगह पर तो ये अपने आप में कितना आ रहा है 0। इसका मतलब ये कि x और y के बीच में कनेक्टिविटी रूल अगर मैंने बदल दिया, तो इसका मतलब x और y, x के नाम पे सेम इनपुट करने पर भी y में डिफरेंट आउटपुट आ रहा है। सर बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे किसी मशीन को लगा दिया, अगर आपने sin की मशीन डाली तो अलग आउटपुट आ रहा है, और अगर आपने cos की मशीन डाली तो अलग आउटपुट आ रहा है। एग्जैक्टली मशीन जैसा है। अभी बचे दिमाग मशीन, कान खड़े हो उसके, कौन सी मशीन? अरे मशीन, बिल्कुल। आप में से कई लोग जो थोड़े बहुत भी अगर कभी थोड़ा स्मॉल टाउन बॉयज हैं हमारे, ठीक है, तो उन्हें जरूर समझ में आएगी कौन सी मशीन है। ये सपोज करो अपनी मशीन है। अच्छा, इसका नाम क्या है? फंक्शन। सर ए कहां है इसमें? बिल्कुल ए है, लो ए आ गया। और सर बी कहां है? बी भी ले लेते हैं, ये रहा बी। अच्छा ओके, सर एक्स कहां है? देखो ये ए डब्बा है, ये बी डब्बा है। ए से जब कुछ गिरेगा इस मशीन के अंदर जो इनपुट होगा तो वो एक्स होगा। अच्छा, और फिर क्या होगा? फिर वो एक्स इसमें आएगा, यहाँ कुछ गड़बड़ होगा, और फिर बाहर जो निकलेगा, और वो जो बाहर निकलेगा जो गिर रहा होगा वो वाई होगा। अच्छा, और y गिरेगा किसमें? b में। इसका मतलब x जो है वो a से आता है और y b में जाता है। मैंने इसलिए बोला था कि x is coming from a and y is going into b, y is going into b। अच्छा, तो सर ये डोमेन कोडोमेन क्या है? ओके, अब जरा भाई आप में से किसी के दिमाग में आया कि ये सर ये a और b क्या चीज है? मैंने कहा देखो a और b तो डब्बे हैं। a से क्या इनपुट हुआ? x का, y किसमें गिरा? b में। सर डोमेन कोडोमेन क्या, वो पकड़ में नहीं आया। मैंने कहा देखो ये a जो है दैट इज डोमेन की जगह डब्बा, ठीक है, और b जो है वो कोडोमेन की जगह कोड डब्बा। कोड डब्बा, हाँ कोड डब्बा, दो डब्बे ना मेरे पास, डब्बा कोड डब्बा, डोमेन कोडोमेन। ओके 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 ओके, टेकिंग इट ऑन लाइटर साइड, लाइटर साइड पे ले रहे हैं हम, चीजों को सिर्फ रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। अच्छा सर, मैंने एक वर्ड और सुना था सर, रेंज। सर इसमें रेंज नहीं होता क्या? डोमेन होता है, कोडोमेन होता है, रेंज नहीं होता? नहीं रेंज होता है, क्यों नहीं होता? कैसे होता है सर रेंज? देखो वाई गिरा, यहाँ पे इकट्ठा हुआ, फिर थोड़ा यहाँ इकट्ठा हुआ, फिर थोड़ा बहुत यहाँ इकट्ठा हुआ, फिर थोड़ा यहाँ तक इकट्ठा हुआ, ऐसे। ओके सर, यहाँ तक इकट्ठा हो गया, फिर मैंने कहा बी का जो डब्बा जो नीचे लगा था ना उसमें ऑलरेडी एक मार्किंग लगी हुई है। क्या मार्किंग? कौन सी मार्किंग भाई? जैसे आपने कहीं देखा होगा ना, जो बकेट्स होती हैं, जो बाल्टियां होती है घर में, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है, तो उनमें देखा होगा कुछ कई बार अच्छी बकेट्स में मार्किंग होती है, ये 15 लीटर से यहाँ तक, 5 लीटर से यहाँ तक, 10 लीटर से वगैरह, तो ऐसे डब्बे में मार्किंग लगी हुई है। अच्छा, कैसी मार्किंग? देखो यहाँ ऐसे कुछ मार्किंग 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 मार्किंग, तो हमारे को क्या पता चल गया कि जब हमने इस मार्किंग को ध्यान से देखा तो मेरे को रियलाइज हुआ कि जो वाई है ये कुछ इस मार्किंग तक आ गया, यहाँ तक भर गया वाई, हाँ, और बाकी बाकी खाली रह गया। इसका मतलब ये कि मैं आपको बोल सकता हूं कि अगर मुझे दिखाना है तो यहाँ पे कोई वाई नहीं आया, यहाँ कोई वाई नहीं आया, यहाँ कोई वाई नहीं आया, मैं दिखा सकता हूं ऐसे ऐसे करके, इस मार्क से दिखा सकता हूं। हाँ, मैंने ऐसे मार्क लगाया और मना कर दिया इतनी दूर तक जो है वो वाई नहीं आया, वाई सिर्फ इसके नीचे नीचे रहा। अच्छा, जरा ध्यान से देखना, सोच के जवाब देना, मजा आएगा आप में से कोई लोग अगर सही बात इस बात को समझ के। अब देखिए साहब, जितनी दूर तक वाई आके गिरा उसको अगर भाई मैं देखता हूं तो जितनी दूर तक वाई बी नाम के कोड डब्बे में आके गिरा, या कोड डब्बे की खुद की मार्किंग, और वाई जो जितनी दूर तक आके गिरा वो अपने आप में रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेंज। हाँ, वाई जितनी दूर तक है वो कहलाएगा रेंज। अच्छा, और जितनी दूर तक मार्किंग है वो कहलाएगी कोडोमेन। तो आप में से कोई भी अगर भाई थोड़ा भी सेंसिटिवली चीजों को देख रहा है तो मुझे फटाफट बड़ा अच्छे से समझाया मशीन के एग्जांपल से, तो मेरे ख्याल से तो सबको समझ में आया। संतोष, आपका बिल्कुल वो जो आपने लिख रहे थे, बिल्कुल आपका अंडरस्टैंडिंग अभी ठीक है। एंटी इक्विवेलेंस को लेकर, फंक्शन को लेकर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। फंक्शन में हाँ जी, संतोष, ये रिपीट करूँ, ये पूरा वीडियो रिपीट करूँ, या मतलब देखो फंक्शन में पूरी कहानी तो मैं रिपीट नहीं करता, बट सिंपल सी बात है, देखो रिलेशन और फंक्शन में अंतर क्या है वो समझते हैं, है ना? ये तो रिलेशन जैसा ही आपको लग रहा होगा, है ना? क्लास ऑफ हो गई थी। देखो संतोष, हम ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, हर बच्चे के लिए वीडियो रिपीट या पूरा रिपीट तो नहीं कर पाएंगे। ऐसे केस में आप बेस्ट ये कर सकते हो कि मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूं, या फिर आपको अपनी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। रिकॉर्डेड सेशन से आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, ठीक है? उस सिनेरियो में आपको ये करना पड़ेगा। हाँ, अगर 1-2 मिनट में मैं जो बता सकता हूँ मैं यही बताऊंगा कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन रिलेशन की तरह है। बस एक इसमें यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कि अगर मेरा रिलेशन ए से बी में अगर जा रहा है, अगर ए से बी में जा रहा है, ए में मैं कह रहा था ABC है और 1 2 3 4 है, तो कुछ ध्यान देने की बात बस ये है कि ए का हर एलिमेंट बी से लिंक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है रिलेशन में A1 तो है ना, और B2 है, बट सी के लिए कुछ लिखा ही नहीं हुआ। मतलब तीनों के तीनों एलिमेंट ऑक्यूपाइड होने चाहिए। मतलब रिलेशन ऐसा होना चाहिए, जो डोमेन ऑफ रिलेशन है वो सेम होना चाहिए सेट ए के जैसा। डोमेन ऑफ जो रिलेशन है वो ए के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एलिमेंट मिस हो गया, है ना? रिलेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, A1 B2 भी अलग से भी हो सकता है, मतलब ABC तीनों के तीनों होने चाहिए। ये पहली कंडीशन है फंक्शन होने की। दूसरी कंडीशन करेंगे ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड, और वो करेंगे विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ऐसा नहीं है कि A1 आ गया तो A2 भी आ जाए, नो, ऐसा नहीं चलेगा। A1 के साथ ही लिंक है तो 2 के साथ लिंक नहीं होना चाहिए। रिलेशन के लिए, फंक्शन के लिए एक और कंडीशन, मतलब रिलेशन तो बहुत सारे हैं, बट उनमें से सारे रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते। वही रिलेशन फंक्शंस होंगे जिसमें ए के सारे एलिमेंट हो, जिसमें सारे के ए के सारे एलिमेंट हो और एक ही बार आ रहे हो। ठीक है, मेरे ख्याल से आगे और एग्जांपल देंगे तो बड़ा क्लियर और भी हो जाएगा। ध्यान से और सुनते हैं और समझते हैं, और फिर ज़्यादा क्लियर होगा। समझते हैं जी भी सर, सही, ठीक है, यही बात। अपने आप में एक सेट है 5 6 7 8 9, और फंक्शन जो है वो fx = x + 4 है, और हमको इसे मैपिंग का यूज, मैपिंग माने फंक्शन का यूज करके अटैच करना है। ओके, ये कौन है? a, ये कौन है b? फंक्शन a से b को कनेक्ट करेगा और फंक्शन का नाम है fx = x + 4। ओके, a के नाम पे है 1 2 3 4, इधर 5 6 7 8 और 9। क्या कोई बात समझ में आ गई? हाँ, आ गई। अब दूसरी बात सुनो, सबसे पहले a के नाम पर x के लिए 1 उठेगा, 1 + 4 होगा और 5 बन जाएगा, और इसलिए 1 का तीर एरो जाकर के 5 के लग जाएगा। ओके, 2 + 4 होगा, ये तीर 6 को लगेगा, 7 को लगेगा, ये 8 को लगेगा। हाँ, अब सुनो, जिस के नाम से x उठा, x को देख रहे हैं आप लोग, 1 2 3 4 सारे x उठाए मैंने, राइट है? इसका मतलब मैंने फंक्शन की डेफिनेशन की पहली शर्त पूरी करी, ईच एलिमेंट ऑफ ए, मैंने ए का हर एलिमेंट यूज कर दिया। दूसरा, अपने को पता है जिन जिन को तीर लगा, जिन को भी तीर लगा वो वाई कन्वर्ट हो गए, वो सब वाई बन गए। बकेट में पहले से 5 6 7 8 9 लिखा हुआ था, तो 5 भर गया, 6 भर गया, 7 भर गया, 8 भर गया। जितनी दूर तक सामान भरा, जितनी दूर तक जिन को भी तीर लगे वो सब रेंज बने। क्या बने? रेंज। याद है ना, कहा था जितनी दूर तक भरेगा मार्किंग पहले से ही आएगी।
बकेट में मार्किंग पहले से आएगी, जितनी दूर तक तीर लगेगा उतना y के नाम पे काउंट होगा और फिर वो रेंज बनेगा। और फिर कोडोमेन क्या है? जो पहले से मार्क आया था वो कोडोमेन है साहब। ये है कोडोमेन। हाँ, जो पहले से मार्क है और ये डोमेन है। राइट है? तो हमने बताया ए से एक्स गिरा, जिन जिनको फंक्शन के नाम पे कन्वर्ट हुआ उन सबको क्लब करा, वो रेंज बने। अच्छा, और ये वाली ये जो 9 है ना, इसको तीर नहीं लगा इसलिए इनटू लगा के बैठ गया कि भाई मुझे तीर नहीं लगा, क्योंकि ये इनटू लगा रहा है, लगा पा रहा है, इसलिए जो मेरे सामने वो इनटू फंक्शन हो गया। और वैसे भी देखा जाए तो देख सकते हैं कि जो रेंज का गोला है वो कोडोमेन के गोले से छोटा है, और देखते पता चलता है कि रेंज इज लेस देन कोडोमेन। हियर रेंज इज लेस देन कोडोमेन, है ना? और वैसे भी इनटू का साइन है, इनटू फंक्शन। ओके, और अगर सबको तीर लगा तो फिर मैं ऑनटू बोलता। क्या ये बात समझ में आई? आई है तो थम्स अप बनता है मेरे लिए, नहीं आपके लिए, क्योंकि समझने वाले तो आप हो, मैं तो रोज समझाता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप में से सभी लोगों के साथ में आगे बढ़ते हैं साहब। अब दूसरी बात सुनो। अब दूसरी चीज को सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां के बाद ऐसा नहीं है कि ये बात यहीं खत्म हो गई, बहुत सारी चीजें यहां से चली। देखो साहब, यूं समझो कि एक तरह से मैं थोड़ा थोड़ा हल्का मूव करूंगा, हल्का थोड़ा ट्राई करूंगा कि मैं अपनी लिमिटेशंस में थोड़ा मूव करूं। ठीक है, मान लो मैं 1 पे खड़ा हूं। अब सपोज कीजिए कि 1 जो है, कई बार आपने देखा ना फिल्मों में दिखाते हैं कि इस तरह के बॉडी कट आउट होता है। ठीक है, और ऐसा कुछ मतलब बॉडी कट आउट होता है। मैं कैसे बनाऊंगा? मेरी मेरी तो ड्राइंग भी अल्टीमेट है। ठीक है, ऐसा कुछ डोले डोले से है और ये बंदा जो है मस्त खड़ा है। ठीक है, और आप क्या करते हो? इसके पीछे अपनी मुंडी लगा देते हो। आप जाते हो और यहाँ मुंह करके खड़े होते हो और नीचे भाई बहुत मस्ती बॉडी बॉडी दिखा रहा है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा कटआउट्स है। ठीक है, और सब जाकर यूं करके बॉडी है। ठीक है, और आप अपनी मुंडी रखते हो बस, है ना? तो वैसा है सब सपोज वैसे मजाक में फिर ऑन द लाइटर मोड फिर कुछ समझाओ, समझने की कोशिश करना। तो 1 जो है वो जाकर खड़ा हुआ और सामने मिरर के अंदर वो कटआउट के साथ जब अपनी फोटो देखता है तो वो 5 पे आके गिरती है। तो 1 की सामने जो इमेज बन रही है वो 5 पे देखता है 5, 2 खड़ा हुआ वो दिखता है 6, 3 खड़ा हुआ वो दिखता है 7, 8 खड़ा सॉरी 4 खड़ा हुआ वो 8 का है। तो इसका मतलब ये है कि 1 की इमेज सामने 5 है। ठीक है, अच्छा इस तरह से अपने पास में कटआउट खड़े हैं, लेकिन क्या पता चल रहा है कि सामने से 9 जो है उसकी इमेज आई है लेकिन बंदा नहीं है। मैंने वहां से कटआउट लगा है, उसके ऊपर किसी ने अपना मुंह नहीं रखा। मेरा मतलब ये वाली बकवासी बात आपके फिर पकड़ना ही होगी कि एक तरह से 5 6 7 8 9 ऑलरेडी दे हैव कट आउट। जब हमने 1 को कनेक्ट किया तो 1 का फेस 5 के ऊपर आ गया और हमने 1 की इमेज 5 के नाम पे देख ली। ठीक है, इसी तरह से 2 की इमेज 4 पे गिरी है, 2 की इमेज 6 पे गिरी है, 3 की इमेज 7 पे और 4 की इमेज 8 पे गिरी है। तो ये जितनी भी सामने खड़ी है 5 6 7 8 9 ये क्या है? ये सब सारी इमेजेस है। ठीक है, और 1 2 3 4 क्या है? अब समझो जरा, ये क्या है? ये 5 क्या है? ये 1 की इमेज है। ठीक है, मैं अपने इस बकवास को कटा लेता हूं। होपफुली आप में सभी लोग समझ जाओगे कि 5 इज इमेज ऑफ 1। ठीक है, अच्छा इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने f में 1 डाला और 5 आया, तो फिर 1 क्या चीज है? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि 1 इज प्री इमेज। क्या बोले? प्री इमेज। हाँ, 1 इज प्री इमेज ऑफ 5। अच्छा, ओके, क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि 5 इमेज है एक की, तो सर ऐसे तो 2 की इमेज जो है वो 6 है। यस एग्जैक्टली, 6 इज इमेज ऑफ 2। इसका मतलब ये कि फंक्शन में 2 डालेंगे 6 आएगा। और अगर किसी ने पूछा कि ये 2 क्या चीज है? 2 इज प्री इमेज। ओके, 2 इज प्री इमेज ऑफ 6। तो इसका मतलब ये कि 7 जो है वो 3 की इमेज है और 8 जो है वो 4 की इमेज है। ओके ओके ओके, इसका मतलब ए में जो है, ए में जो लोग खड़े हैं वो सारे प्री इमेजेस हैं और बी में जितने लोग खड़े हैं वो सारे के सारे इमेजेस हैं। यस एग्जैक्टली, इसीलिए ये क्या चीज है ना, ये 5 6 7 8 ये सब क्या है? इट इज सेट ऑफ इमेजेस हैं। राइट है, सेट ऑफ इमेजेस लिख लो। इसका मतलब रेंज की डेफिनेशन आ गई, सेट ऑफ इमेजेस। तो फिर 1 2 3 4 क्या है? ये 1 2 3 4 है सेट ऑफ प्री इमेजेस। सेट ऑफ प्री इमेजेस लिख लो, बहुत काम की बात। नंबर 2, ओके, सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ प्री इमेजेस, इमेज प्री इमेज। सर जैसे f2 6 लिखा है तो इसका मतलब ये कि 2 की इमेज है और 6 की प्री इमेज 2 है। तो लेकिन सर f2 6 का मतलब 2 की इमेज 6 है, लेकिन 6 2 की प्री इमेज कैसे? इसको कैसे करते हैं? मैंने इसको करने का एकदम सिंपल तरीका है। क्या सिंपल सा तरीका है कि f6, अब देखो एक काम करो, इस f को उधर भी ले जा सकते हैं। तो ये f इनवर्स 6 इज इक्वल टू 2। f इनवर्स 6 इज इक्वल टू माने 6 की प्री इमेज 2 है। ओके, इसे मैथ्स में ऐसे बोलते हैं। हाँ, और इसीलिए कुछ लोग इसे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, इनवर्स फंक्शन बोलेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हम समझ जाए कि मतलब इनवर्स में भी कुछ होता है। हाँ, मेरे इनवर्स में भी कुछ होता है। तो बच्चे ने सर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर, इसका इसी का अपन इनवर्स कैसे बना सकते हैं? जैसे ये फंक्शन है ना, ये तो सर f है ना, तो इसका f इनवर्स कैसे निकालेंगे? मैं इसको निकालने का तरीका भी सुनाऊं। अगर जैसे मुझे f इनवर्स निकालना है, बस ये लाइन मिटाओ। ठीक है ना? अगर भाई मुझे f इनवर्स निकालना है तो मैं सिर्फ इतना सा करूंगा। ठीक है, आई थिंक आई कैन टेक इट हियर कि इसको यहां दिखा रहा हूं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ये दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करने वाला f इनवर्स होगा। अब b पहले आ जाएगा और a बाद में पहुंच जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ लिखेंगे 5 6 7 8 9 और यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4। अब बताओ सर तीर कैसे चलेगा? मैंने कहा तीर अब उल्टे चलेंगे। कैसे? 5 का तीर 1 को लगेगा, 6 का 2 को लगेगा, 7 का 3 को लगेगा और 8 का 4 को लगेगा और 9 का। मैंने कहा एक्चुअल में क्या है, बस f इनवर्स दिखा पा रहा हूं, बट मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों 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 f इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि 9 की कोई इमेज नहीं बनी। मैं समझा नहीं सर। चलिए, अब कोई डाउट तो बताइए इसमें। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, है ना? डोमेन को ही प्री इमेज बोल देते हैं, रेंज को ही इमेज बोल देते हैं, है ना? अगर एक भी खाली ना हो तो ऑन टू, नहीं तो इनटू। ये इनटू फंक्शन का एक एग्जांपल है ना? नो डाउट्स। चलिए आगे चलते हैं। अब टेस्ट ऑफ फंक्शंस देखो, मैंने अभी तक बात की कि रिलेशन, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। रिलेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट कैसे पता चले कि कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं, उसे चेक करने के 2 तरीके हैं। पहला है मैपिंग मेथड। मैपिंग मेथड में आपको सेट ए और बी में जो रिलेशन है वैसे बना हुआ होगा और उससे चेक होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा होगा, मान लीजिए ABC 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे करके लाइंस वगैरह होंगी, उन्हें देख के हमें बताना होगा। और वर्टिकल लाइन टेस्ट कब लगता है? जब ग्राफ ऑफ फंक्शन दिया हो। आपको क्या दिया होगा? ग्राफ ऑफ फंक्शन दिया हो, तब हम वर्टिकल लाइन टेस्ट से चेक करते हैं कि क्या क्या जो ये फंक्शन है, क्या ये जो रिलेशन है फंक्शन है या नहीं। अगर ग्राफ फंक्शन भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया और आपको फंक्शन लिखा हुआ है अलजेब्रा की तरह, लिख दिया है कुछ fx = 2x स्क्वायर - 3x समथिंग ऐसे कुछ लिख दिया है, तो भी हम ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं यूजिंग वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं, पहले मैपिंग मेथड देखते हैं। मैपिंग मेथड बड़ा आसान है, कम यूज होता है, बट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट अभी डिटेल में करेंगे संतोष, आप चिंता मत कीजिए। वर्टिकल लाइन टेस्ट अभी हम करेंगे डिटेल में। मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि मैपिंग मेथड कब यूज करना है, वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज करना है। जब हमें ग्राफ गिवन हो फंक्शन का तब यूज करते हैं। अभी हम करेंगे, काफी सारे एग्जांपल करेंगे इसके। ठीक है,
चलिए मैपिंग मेथड की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ना मुझे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये है, मैं बना रहा हूँ ए, ये मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी और ये मान लीजिए डी। ठीक है, देखो फंक्शन की पहली पहली कंडीशन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन अगर याद करो, हम कहते हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी मैप्ड। मतलब अगर ये ए बी सी डी चार रिलेशन है, मतलब इस सेट को स्मॉल है और इस सेट को स्मॉल बी बोलो, है ना, ए से बी की तरफ रिलेशन है, तो ए का हर एलिमेंट लिंक होना चाहिए। क्या हर सेट में हर एलिमेंट लिंक है? क्या कोई ऐसा रिलेशन दिख रहा है ए बी सी डी, या इन्होंने क्या 1 2 3 4 दिया इनका नाम, मैं भी 1 2 3 4 दे देता हूँ। क्या 1 2 3 4 में से कोई ऐसा रिलेशन दिख रहा है आपको जिसमें ए का कोई एक एलिमेंट मिसिंग हो गया हो या दो एलिमेंट मिसिंग हो गए हो? बिल्कुल बिल्कुल, 4 नंबर में मिसिंग है, तो मैं बोलूंगा 4 नंबर फंक्शन हो ही नहीं सकता, पहली चीज। 4 नंबर डी में 4 नंबर फंक्शन नहीं हो सकता, पहली चीज। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज, फोर्थ फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि एक यहाँ पर ये खाली दिख रहा है मुझे, ये किसी से मैप नहीं है, ये इसका रीजन है। ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन कंप्लीट करती है कि यूनिकली, मतलब हर एलिमेंट एक के साथ ही लिंक हो। मतलब जो ए से जो मतलब जो सेट ए से बी में अगर कोई रिलेशन बना रहे हो, पहली चीज तो ये कि ये सारे के सारे फील्ड होने चाहिए, खाली कोई नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर मान लो कोई भी एक पॉइंट है, इससे दो तीर नहीं निकल सकते, दो मतलब एक ही तीर निकलेगा, तीन तीर भी नहीं निकल सकते, एक से ज्यादा तीर अगर निकल रहे हैं किसी भी फंक्शन में, तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्या ऐसा कहीं दिख रहा है कि किसी तीनों बाकी 4 3 1 2 3 में से एक से ज्यादा तीर निकल रहे हो? है ना? हाँ, बिल्कुल। एक से ज़्यादा तीर निकल रहे हैं क्या? थर्ड में निकल रहे हैं। देखो इस पॉइंट से कितने 2 तीर निकल रहे हैं। 2 तीर निकल रहे हैं मतलब एक ए के लिए 2 वैल्यू है, यूनिक वैल्यू नहीं आ रही है। यूनिक वैल्यू नहीं आ रही है तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ए और बी में कोई दिक्कत नहीं है, वो फंक्शंस है। हाँ, अब इनटू ऑन टू की बात कर लें, है ना? इनटू और ऑन टू फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? जब बी के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हैं, अगर बी के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसको? मैं इसको बोलूँगा ये बोलेंगे, यहाँ पे बोलूँगा ऑन टू और यहाँ बोलूँगा इनटू। ठीक है, यहाँ पे ऑक्यूपाइड है तो ऑन टू, नहीं है तो इनटू। 3 4 फंक्शन नहीं है, 1 2 फंक्शन है। ये मैपिंग मेथड है। मैपिंग मेथड के लिए आपको मैप तो दिया होना चाहिए। अगर मैप दिया ही नहीं है, तो फिर कैसे यूज़ करेंगे? या तो मैप बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कोई डाउट किसी को तो बताइए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चल रहे हैं फिर अगले पार्ट पे। सर फर्स्ट वन, हाँ 1 1 होगा, फर्स्ट वन 1 1 होगा, बट अभी हमने 1 1 किया नहीं है संतोष, तो अभी डिस्कस नहीं करते, है ना? हाँ 1 1 अभी डिस्कस करेंगे, है ना? 1 1 ऑन 2 बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव सब डिस्कस करेंगे। जी। अच्छा नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट हमारा क्या कहता है? अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है फंक्शन, ये बहुत काम की चीज़ है, ध्यान दीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है फंक्शन का, तो आप फंक्शन में कहीं भी एक वर्टिकल लाइन, मतलब एक स्टैंडिंग लाइन, वर्टिकल लाइन का मतलब स्टैंडिंग लाइन, मतलब खड़ी हुई लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ करो या यहाँ करो या यहाँ करो या यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, मतलब कोई भी लाइन अगर फंक्शन को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर दे, कोई भी वर्टिकल लाइन फंक्शन को क्या करे? एक से ज़्यादा पार्ट पे कट कर देगी, तो वो फंक्शन नहीं हो सकता, वो ग्राफ फंक्शन का नहीं हो सकता। क्या ये वाला ग्राफ में कहीं भी आप एक लाइन ड्रॉ करो, क्या एक से ज़्यादा बार कट करेगी कोई भी लाइन? क्या एक से ज़्यादा बार कट कर रही है? नहीं कर रही, तो यस ये फंक्शन है, यस इट इज़ ए फंक्शन। ठीक है? अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर वो डेफिनेशन और ये डेफिनेशन एक ही बात है क्या? बिल्कुल एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है। ध्यान दीजिए, हम वहाँ पर क्या कहते थे? हम वहाँ पर ये बोलते थे कि ऐसे बोलते थे कि अगर एक ए से बी की तरफ रिलेशन सेट से रिलेशन आ रहा है, जब भी ग्राफ की बात होती है तो ए क्या होता है? मेरी एक्स की वैल्यूज़, है ना? डोमेन क्या होती है? एक्स की वैल्यूज़, और बी क्या होता है? मेरा वाई की वैल्यूज़, मतलब ये एक्स होता है और ये वाई होता है। तो हम कहते हैं एक एक्स से दो तीर नहीं चलने चाहिए, है ना? एक एक्स से दो तीर नहीं चलने चाहिए, मतलब एक एक्स, मान लीजिए ये कोई एक्स की एक वैल्यू है, इस पे अगर एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, तो ग्राफ को दो जगह कट नहीं करना चाहिए, एक ही जगह कर सकता है। तो दो तीर या दो से ज़्यादा तीर, तीन तीर भी नहीं चलने चाहिए, मतलब हर एक एक्स की वैल्यू के लिए एक ही तीर चलना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ वर्टिकल लाइन टेस्ट पे मतलब वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे कट करनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा पे कर गई, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन नहीं है। बातें एक ही है, वो मैपिंग टेस्ट और ये, बट अगर आपको लिंक समझना है तो इसका मतलब ये है कि ये मेरी, हम हमेशा फंक्शन कहाँ से करते हैं? एक्स से वाई की तरफ करते हैं, है ना? एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं इसको, और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। हर फंक्शन के बारे में एक्स से वाई की तरफ चलता है, या फिर आप इसे ए और बी बोलते हैं। हम कहते हैं हर एक्स के जितने भी एलिमेंट है उससे एक ही तीर चलना चाहिए, दो तीर एक ही पॉइंट से नहीं चल सकते। अगर एक पॉइंट से दो तीर चल गए तो हम उसे फंक्शन नहीं बोलेंगे, हम उसे रिलेशन बोल सकते हैं, फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, पहली स्लाइड कौन सी? जो मैपिंग वाली, मैपिंग वाली, अब है मैपिंग वाली, ये लीजिए मैपिंग वाली स्लाइड। टू इमेजेस आ गई थी यहाँ पर, क्योंकि इसकी दो इमेज आ गई इसलिए फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये खाली है इसलिए फंक्शन नहीं है। ठीक है, पहले और दूसरे फंक्शन है। चलें आगे चलें अभी। ऑन टू देखो किसे कहते हैं? जब जब ये सारे के सारे ऑक्यूपाइड हो। ठीक है, यहाँ पर ये ऑक्यूपाइड नहीं है तो ये इनटू, ये सारे ऑक्यूपाइड हैं तो ऑन टू। जब हम बोल देते हैं कि रेंज और कोडोमेन सेम हो जाए तो ऑन टू, रेंज कोडोमेन से छोटी है तो इनटू। ठीक है, वैसे स्लाइड में उसके बारे में कोई बात मेंशन नहीं है ना? व्हाट इज ट्रिवियल रिलेशन? ट्रिवियल वर्ड ही देखो 1 1 1 के लिए आता है, बट कहीं डिस्कस नहीं हुआ हमें, तो अभी छोड़ते हैं उसके बारे में, है ना? ट्रिवियल रिलेशन मतलब आसान रिलेशन 1 1 1 के लिए, है ना? जब बड़ा बड़ा इजी, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन को आप ट्रिवियल रिलेशन बोल सकते हो, बट अभी उसको डिस्कस नहीं करते। जो अभी के स्लाइड में कोई डाउट है हमें तो बताइए, है ना? अभी कोई डाउट है तो बताओ हमें। नहीं, चलिए फिर आगे चलते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। आइलेट चलते हैं जीपी सर के पास। से बनाएंगे, जो जिनमें से एक एक करके जैसे जैसे बना के बढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे बना के चलते जाएंगे और अपने को क्लिक होता जाएगा। पहला तो बेबी का मेथड, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन आपको ये बता दूं कि ये मेथड हम लोग सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब फंक्शन अपने आप में फैक्टराइजेबल हो। फंक्शन का फैक्टराइजेशन हो सकता है, देन ओनली वी कैन यूज दिस मेथड, प्लीज नोट इट डाउन। सेकंड, हम ट्रांसफॉर्मेशन से भी ग्राफ को बनाते हैं। माने हमारे बेसिक ग्राफ बताओ, फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन सीख जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन माने उनमें कुछ बदलाव, ठीक है? तो बदलाव करके भी, बदलाव के कुछ नियम होते हैं, अगर हम उनको फॉलो करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स को फॉलो करेंगे, तो उसे बन जाएगा, लेकिन उसके बेसिक पता होना चाहिए। तीसरा तीसरा मेथड है यूजिंग कैलकुलस, दैट वी विल स्टडी इन मोनोटोनिसिटी, नॉट नाउ, आई थिंक समवेयर कुछ अभी कुछ हफ्ते लगेंगे, उसके बाद में जाकर के फुल फ्लैशेस ग्राफ हम लोग सीख पाएंगे। लेकिन तब तक हम लोग 60% से ज्यादा ग्राफ जो हमारे को जरूरत पड़ने वाली है एक्वायर कर चुके होंगे इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है? कुछ परसेंटेज हम लोग भी ऑलरेडी नो, एंड कुछ परसेंटेज हम लोग जो बचा हुआ है वो आप देख लेंगे, राइट है? तो पहली चीज सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिएगा कि वी हैव थ्री मेथड्स टू प्लॉट द ग्राफ। फर्स्ट वन इज वेविकर मेथड, ओनली पॉसिबल व्हेन फैक्टराइजेशन इज देयर। सेकंड, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड वन इज यूजिंग कैलकुलस, ठीक है? यूजिंग कैलकुलस मींस एवरी अदर आइटम व्हिच इज बीइंग टॉट इनटू कैलकुलस दैट वी कैन यूज। लेकिन क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चीजें नहीं सीखी हैं, तो अभी तक कुछ दिन के लिए विराम करेंगे। रेडी? चलिए नेक्स्ट, अगला वेविकर मेथड। अभी वेविकर मेथड क्या है? देखिए, वो जो हमने होल्ड पे डाला था उसने हमारी बात को कहां पे बढ़ा दिया।
पहली चीज, जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे कहा कि x² + y² + x² - 5x + 6 का ग्राफ बनाइए y करोड़ में, राइट है? तो सबसे पहली चीज, अगर भाई हमारे को इसका ग्राफ बनाना है तो x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है? तो अगर मैं इसको क्रैक करता हूं तो ये अपने आप में x - 2 × x - 3 में फैक्टराइज हो जाएगा, और इसकी पहली शर्त ये फैक्टराइज हो जाए। फैक्टराइज होने के बाद में आप कहीं पे 2 ले लीजिए और ये 3 आप नोट डाउन कर लें, इसमें क्या है। फिर उसके बाद हमें पता है कि इसकी डिग्री ऑड है, इसकी डिग्री ऑड है। ऑड डिग्री जो होती है वो हमेशा साइन चेंज कराती है, याद है? साइन चेंज माने इनइक्वालिटी का रूल, सबसे राइट साइड का पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है? फिर 3 जिस ब्रैकेट से आया उसकी डिग्री ऑड है, उसकी डिग्री ऑड है तो हम प्लस का माइनस करेंगे। फिर 1 2 जिससे आया उस ब्रैकेट की डिग्री भी ऑड है तो हम माइनस का प्लस करेंगे। तो पहली चीज प्लस माइनस प्लस करा। अब क्या करेंगे सर? अब इसके बाद एक रूल पकड़ेंगे। रूल बहुत सिंपल है, जो आपको याद रखना है। हमेशा स्टार्टिंग 2 नंबर के बीच से करेंगे, हमेशा स्टार्टिंग कहां से करेंगे? 2 नंबर के बीच से करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे बताता हूं। 2 नंबर के बीच जहां पे आपको माइनस दिख रहा है, स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहां पे माइनस है। अगर भाई यहां माइनस है तो जब भी 2 नंबर के बीच माइनस हो तो डोम नीचे होगा। ये जो डोम बनेगा ना ये हमेशा नीचे की तरफ बनेगा, क्लियर है? जब भी 2 नंबर के बीच माइनस होगा तो डोम नीचे बनेगा, ऐसे बना दीजिए डोम। और फिर आगे प्लस से इंफिनिट तक तो ये ग्राफ उठता ही चला जाएगा ऊपर की ओर। सेम वे ये इधर भी प्लस है तो ये ग्राफ उठता ही चला जाएगा इंफिनिट तक ऊपर की ओर। दैट्स इट। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x² - 5x + 6 रफ स्केच बन गया। ओके, अब दूसरे पे चलते हैं। ये मैंने 11th क्लास में दूसरे वाले के बारे में बताया था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यूबिक इक्वेशन आपको याद रखनी है क्योंकि इसके फैक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और इसके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसके फैक्टर होते हैं x - 1 x - 2 x - 3, राइट? ओके, अब अगर भाई मुझे इसका ग्राफ बनाना हो तो क्या करना है? अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो तो मुझे बस सिर्फ इतना सा करना है कि x एक्सिस और y एक्सिस बना लो। फिर मुझे 1 2 3 को सर्च करना चाहिए, ठीक है? 1 2 3 मैंने सर्च करे, यहाँ कहीं होंगे। सर्च करने के बाद में मुझे पता है कि इसकी डिग्री 1 है, 3 वाले की डिग्री 1 है तो प्लस से माइनस कराएगा। 2 जिस ब्रैकेट है उसकी डिग्री भी 1 माने ऑड है तो साइन चेंज कराएगा, ठीक है? 1 जिससे आया उसकी डिग्री भी 1 है माने ऑड है तो ये वापस साइन चेंज कराएगा। प्लस माइनस मैंने दिखा दिया। ओके, मैंने कहा था कि हमेशा याद रखना है स्टार्टिंग करेंगे 2 नंबर के बीच से। इन 2 नंबर के बीच में प्लस है माने डोम ऊपर, इन दो के बीच माइनस है माने डोम नीचे, और फिर इनफिनिट तक पॉजिटिव माने उठाते ही चला जाऊंगा ऊपर। ऐसे ही माइनस है तो मैं नीचे की तरफ ले जाऊंगा। फाइनली अगर देखा जाए एक रफ स्केच इस प्रकार का कुछ बन गया, क्लियर है? x³ - 6x² + 11 x - 6 का ग्राफ ऐसा होगा और ये तभी होगा क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन संभव था, अदरवाइज मैं इसका ग्राफ नहीं बनाता इस मेथड से, ठीक है? तो पहले 2 ग्राफ याद रखना, आपने सभी ने कॉपी कर लिया तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं। रेडी, चलो, ठीक है? मैं आपको भी दूंगा, ठीक है? और तकरीबन 20 सेकंड वेट भी करूंगा, क्या से बन गया तो यस लिख देना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, x² - x, उल्टा आना से x³ - x कर लेते हैं फटाफट से। x³ - x फटाफट से इसे क्रैक करो, ठीक है? अच्छा चलो x² - x कर लेते हैं, जाने दो आप। तो फटाफट से बताओ x² - x, x कॉमन ले लिया, x - 1 करा, दो ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट्स पर लिए, फिर क्या करना है? x एक्सिस y एक्सिस बना ले, 1 से 0 ले लो, 1 से 1 ले ले, फिर प्लस, दोनों की डिग्री 1 1 है तो प्लस माइनस प्लस। क्या कहा था हमेशा स्टार्ट कहां से करना है? 2 नंबर के बीच से, गुड वन, भूलने का नहीं। 2 नंबर के बीच में माइनस है तो डोम नीचे, फिर प्लस है तो इनफिनिटी ऊपर, इनफिनिटी ऊपर, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। तो मैंने ग्राफ स्केच बना दिया, गुड। हाँ भाई अगला ग्राफ
एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स माइनस थ्री, और माइनस बाहर में ले लेंगे इससे, ठीक है। एक्स प्लस टू को एक्स प्लस टू ही रहने देंगे, और टू माइनस एक्स को फिर से एक्स माइनस टू लिखेंगे, और एक और माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, मतलब माइनस निकालने का मतलब है माइनस वन बाहर निकालेंगे। तो मैंने इससे भी माइनस वन बाहर निकाला था और इससे भी माइनस वन निकाला, माइनस वन इंटू माइनस वन वन बन गया, तो ये फिर से ऐसा ही बन गया, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू, ठीक है। ध्यान रहे मेरी बात, अगर मेरे पास कोई भी ऐसा फंक्शन है एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन कुछ भी, तो मैं ये बोलूंगा कि पहले तो हम क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे और इनके तीनों के रूट्स निकालेंगे। रूट्स कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस टू जीरो कब होता है, एक्स प्लस टू जीरो होता है जब एक्स क्या होगा, माइनस टू, है ना। इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस टू पे जीरो होगा। एक्स माइनस थ्री जीरो कब होगा, जब एक्स होगा थ्री। एक्स प्लस वन कब जीरो होगा, जब एक्स होगा माइनस वन। ये तीन इसके रूट्स निकले, इन तीनों रूट को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करो। माइनस टू कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये माइनस टू है। थ्री कब आएगा, वन टू थ्री, यहाँ आएगा, ये थ्री है। और माइनस वन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना, ठीक है ना। ये तीनों प्लॉट हो गए। अगर मेरे तीनों के कोफिशिएंट पॉजिटिव थे, ध्यान रहे, तो हम सबसे जो राइट हैंड साइड वाला रीजन है यहाँ पे प्लस साइन लगाते हैं, ठीक है। अब मेरे को सिर्फ रूट्स पे फोकस करना है, एक रूट ये रहा, एक रूट ये रहा और एक रूट ये रहा। इस रूट से राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव साइन, फिर नेक्स्ट दोनों रूट के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा ऑल्टरनेट चलना है, प्लस माइनस प्लस माइनस। राइट हैंड साइड पे हमेशा क्या साइन लगाएंगे, पॉजिटिव, फिर साइन चेंज करते चलेंगे। क्या बात क्लियर है, हमेशा ध्यान रहे, अगर सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो राइट हैंड साइड क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और उसके बाद ऑल्टरनेट लगाते चले जाएंगे। एक बार पॉजिटिव नेगेटिव लग गया तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव है तो ऐसा, है ना, तो बस यहाँ ऊपर चला जाएगा ग्राफ, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव है तो ऐसा, और यहाँ नीचे चला जाएगा, ये इसका ग्राफ बन गया, ये इस वाले इक्वेशन का ग्राफ बन गया। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, ये बात, यस नो। एक और एग्जांपल दूं, है ना, एक और एग्जांपल दूं। मैंने कहा y इक्वल टू टू माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था कि देख रहा हूँ मैं, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, बना लो पॉजिटिव, माइनस वन कॉमन ले लो, x माइनस टू लिख दो, x प्लस थ्री लिख दो, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, x के कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है बट यहाँ पे एक माइनस वन आ गया। अगर माइनस वन आ जाता है, ध्यान रहे, तो राइट मोस्ट साइड को आपकी बार पॉजिटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव से शुरू करेंगे, बस इतना ही करना है। अगर एक माइनस वन बाहर रह गया तो नेगेटिव से शुरू करेंगे, नहीं तो पॉजिटिव से। ध्यान रहे, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है हर जगह। तो इसके रूट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो रूट्स क्या रहा है, x इक्वल टू टू, और क्या रहा है, x इक्वल टू माइनस थ्री। x इक्वल टू टू मतलब वन टू, x इक्वल टू माइनस थ्री मतलब माइनस थ्री यहाँ पर। और मेरे दो रूट कौन कौन से हैं, एक टू है और एक माइनस थ्री है। क्योंकि ये माइनस आ रहा है, मैं बोलूंगा माइनस प्लस माइनस, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है तो ऊपर से ऐसे बनाएंगे और नीचे और नीचे, ये मेरा ग्राफ बन गया इसका। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। अमित पटेल, अगर आपका कोई डाउट है तो मेरे को लास्ट वाले फंक्शन की इक्वेशन याद नहीं है, अगर आप लिख देते हैं तो मैं बता सकता हूँ, या बोल देता हूँ, मैं उसका भी ग्राफ बता देता हूँ। जल्दी बताइए, आगे चले, या कोई डाउट है। साइन चेंज कैसे किया संतोष, क्लियर है, नो डाउट। एक्स इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अमित, अगर फंक्शन ऐसा है एक्स इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो हम देखो इसको एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर दो बार लिखेंगे। हम लिखेंगे एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, ऐसे भी सोच सकते हैं कि वन दो बार आ रहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या क्या हर जगह कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अबे का क्या डाउट है, साइन चेंज करने में डाउट आ रहा है आपको। अबे अबे क्या मतलब समझ नहीं आया, देखो अगर मेरे पास लिखा हुआ है y इक्वल टू टू माइनस एक्स, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता x माइनस टू इंटू माइनस वन, है ना। माइनस वन कॉमन लेने से x माइनस टू टू माइनस एक्स बन जाएगा। a माइनस बी जो होता है उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वन इंटू बी माइनस ए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हमेशा पॉजिटिव बनाना है, x के साथ ही हम माइनस वन आ रहा है, मतलब x के से पहले नेगेटिव साइन आ रहा है, हमें पॉजिटिव रखना है हमेशा, ठीक है। ये रूल है, हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है। अच्छा अब है कि किसका डाउट था ये मैं भूल गया, अमित का। अमित, मेरा ये क्वेश्चन था x, मैं कह सकता हूँ कि x माइनस वन दो बार आ रहा है। देखो जब भी दो बार आता है ना, तो एक तो तरीका होता है उसे इग्नोर कर दो, है ना। एक जब भी दो बार आता है उस रूट को ही इग्नोर कर दो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि अभी तक हम जब भी लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ, अगर मान लो मेरे पास एक रूट आ रहा है और एक रूट आ रहा है, तो हम ऐसे चलते हैं प्लस माइनस, है ना। बट अगर एक रूट दो बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, दोनों दोनों तरफ सेम साइन लेते हैं, राइट हैंड। अगर यहाँ से प्लस शुरू किया तो यहाँ भी प्लस ही लेंगे, ये क्योंकि ये दो बार रिपीट हो रहा है। तीन बार रिपीट होता है तो फिर से प्लस माइनस चलते हैं। माइनस से स्टार्ट कब करें, स्टार्ट करने के बाद साइन कैसे करें। अब है, एक बार अनम्यूट कर दो, मेरे को क्लियर नहीं हो रहा क्वेश्चन क्या कर रहे हो, है ना। एक बार अनम्यूट करके पहले ये वाला क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो इसका ग्राफ के बारे में अगर मैं बात करूँ, सॉरी अमित, तो हम इसका ग्राफ क्या बनाएंगे, इसके रूट्स क्या है, मेरे रूट्स मेरे इसके हैं 0 1 और 1, है ना। तीन रूट हैं 0 1 और 1, और रूट्स में कहां प्लॉट करूंगा, एक तो 0 1 और 1 दो बार आ रहा है, तो 1 और 1 दो बार आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे डॉट लगा के लिख रहा हूं कि दो बार आया है। जब भी दो बार रूट आता है, यहाँ पे प्लस लगाया तो माइनस, इस दो वाले के दोनों साइड सेम साइन रखना होता है। अगर यहाँ प्लस आया तो प्लस ही लगाएंगे और फिर माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर प्लस आया है, तो अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू जीरो वन माइनस वन। तो बेसिकली जब प्लस आता है तो यहाँ पर ना, जब भी एक रूट दो बार रिपीट होता है तो वहाँ पर ग्राफ टच करता है। ये सब 11th के कंसेप्ट हैं, आप कर चुके हो। ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा। देखो जब भी किसी भी कोई भी रूट रिपीट हो रहा है तो ये याद रखें, अगर मान लो कि एक रूट रिपीट हो रहा है टू पर, तो या तो ग्राफ इसके ऊपर से ऐसे निकलेगा या नीचे से निकलेगा, क्योंकि प्लस प्लस आया है तो ऊपर से इसके यू बन जाएगा। बस ये रूल है कि अगर कोई रूट दो बार या चार बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर ग्राफ ऐसा रिपीट होगा। अब क्योंकि यहाँ प्लस चल रहा है, प्लस ही चलने दें, यहाँ भी प्लस चल रहा है और यहाँ पर माइनस आया तो यहाँ से थोड़ा सा इरेज करके मैं बनाता हूँ। मैं बोलूंगा यहाँ से ग्राफ ऐसा आएगा और यहाँ से नीचे भी जाना जरूरी है। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये इसका बनेगा, y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्या बात क्लियर है अमित, क्या बात क्लियर है अमित, हाँ, क्लियर है। देखो बहुत सारी चीजें मिस हो रही हैं क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है और हम ये सब ना 11th में आप कर चुके हो, इसलिए शायद जल्दी जल्दी कराया जा रहा है। अब है आपका क्या डाउट है, जल्दी पूछिए, या फिर शायद हमारी कल डाउट या संडे को डाउट क्लास होगी, उसमें हम और एग्जांपल ले लेंगे, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। संडेज में हमारी डाउट क्लास है, उसमें आप आइए और बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, फिर डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज हम देख रहे हैं कि इवन फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इवन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, क्योंकि फंक्शंस आप कर चुके हैं पहले, है ना। इवन फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है, जैसा ग्राफ वाई एक्सिस के राइट साइड में दिखेगा वैसा ही लेफ्ट में दिखेगा। मतलब कि अगर मेरा ग्राफ ऐसा होता ना तो मैं लेफ्ट में भी ऐसा ही बनाता, ठीक। अगर मेरा ग्राफ ऐसा होता तो लेफ्ट में भी ऐसा कुछ बना देता। तो जैसा राइट में है वैसा ही लेफ्ट में दिखेगा, ये होता है इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन के बारे में बात करें तो ऑड फंक्शन में क्या होता है, जो ग्राफ ये दिया हुआ है, ये मतलब जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। या ऐसे समझ लो, जो इवन ग्राफ का जो ये वाला हिस्सा है, इवन ग्राफ का जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, उसको नीचे रिफ्लेक्ट कर दो ऐसे। मतलब ये जो ये वाला हिस्सा है उसको नीचे रिफ्लेक्ट कर दो, ये ऊपर जो बन रहा था उसकी मिरर इमेज बना दो नीचे की तरफ। तो अगर इवन होता तो ऐसा होता, ये वाला हिस्सा नीचे ले आओ, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन बना दो, तो इसे ऑड कहते हैं। वैसे डेफिनेशन तो ये होती है, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तब हम इवन बोलते हैं, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, तो हम ऑड बोलते हैं। क्योंकि आपके लिए रिवीजन की तरह है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी चलना है, ठीक है। बाकी यही मेरा सजेशन है, जब डाउट क्लास होगी तो ये आप क्लियर कर लेना और सारे डाउट लिखते चलना आपने, ठीक है। अभी हर वीक मेरी डाउट क्लास होने वाली है, नहीं तो डाउट क्लास आप अरेंज भी कर सकते हैं मेंटोर को कॉल करके। अच्छा इस संडे नहीं है तो नेक्स्ट संडे होगी, फिर इस संडे नहीं है तो नेक्स्ट संडे होगी।
सॉरी इस संडे नहीं तो नेक्स्ट संडे होगी, है ना, क्योंकि इस संडे फिजिक्स केमिस्ट्री होगी फिर। बिल्कुल, चलिए। हाँ जी, हाँ जी, अबे बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? क्या क्वेश्चन है आपका? अबे बैक करते हैं, बट थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा फास्ट करो, फिर आप कहोगे कि सर मिस हो गया, ये टॉपिक नहीं किया, है ना, ये टॉपिक नहीं किया हमने, थोड़ा सा आप भी फास्ट करो। ठीक है, चलें अबे आगे। चलिए, डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, एक बार हमने प्री इमेज में सीख लिया है, तो मेरे ख्याल से डोमेन रेंज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डोमेन क्या होता है? एक्स की वैल्यू, मतलब हम सेट ए को क्या बोल रहे थे, ए से बी में फंक्शन रिलेशन बना रहे थे, तो ए ही एक्स और बी ही वाई है, तो एक्स की वैल्यूज को हम डोमेन बोलते हैं, वाई की वैल्यूज को हम रेंज बोलते हैं। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, एक्चुअली जब हम ग्राफ बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस को हम एफ एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, वाई एक्सिस को एफ एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स मैं बोल रहा हूँ, वो क्या होती है? डोमेन। और ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स या ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, जो वाई भी कह सकते हैं उसे, उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज। ठीक है, चलिए, जैसे यहाँ पर कुछ मेन फंक्शंस दिए हुए हैं जिनकी डोमेन और रेंज के बारे में बात की गई है। पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बात करें, पॉलिनोमियल फंक्शन कोई भी हो, उसकी डोमेन भी आर होती है और रेंज भी आर या सबसेट ऑफ आर होता है। बेसिकली पॉलिनोमियल का ग्राफ या तो ऐसा बनेगा, ऑड पावर के लिए, इवन पावर के लिए ऊपर या नीचे जाएगा, तो रेंज जो है वो सबसेट ऑफ आर होगा, मतलब या तो माइनस इन्फिनिटी टू सम कांस्टेंट या कांस्टेंट टू माइनस इन्फिनिटी, डोमेन आर ही रहेगा। जब क्वाड्रेटिक फंक्शन को डिटेल में करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन तो हमारा y इक्वल टू एक्स होता है, ये y इक्वल टू एक्स, इसकी डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बात करें, रेंज तो रियल नंबर, डोमेन रेंज कांस्टेंट। रेसिप्रोकल नथिंग, है ना, रेसिप्रोकल में कुछ नहीं। सिग्नम फंक्शन में डोमेन तो रियल होती है बट रेंज 1 0 -1 होती है ना, ये इसका ग्राफ होता है सिग्नम फंक्शन का। तो ये कुछ आपके लिए रेफरेंस के लिए लिखी गई है ना, डोमेन और रेंज के बारे में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन की, एक्स स्क्वायर मॉड एक्स, एक्स क्यूब, एक्स मॉड एक्स, एक्स प्लस मॉड एक्स, एक्स माइनस मॉड एक्स, ऐसे तो बहुत सारी लिस्ट है हमारे पास अभी, तो ये शायद आपको नोट्स में मिल जाएंगे, साइन एक्स कॉस एक्स की डोमेन रेंज, है ना। तो ये सारा तो मेरे ख्याल से अब डिस्कस करूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, अभी चलते हैं पहले टाइप ऑफ फंक्शंस पर। टाइप ऑफ फंक्शंस जीबी सर बताएंगे, आई लेट सुनते हैं जीबी सर को। अगर देखा था टोटल सिर्फ 5 होते हैं, मेन में जाकर के पीछे देखेंगे ना तो सिर्फ 5 निकलेंगे। कौन से 5 सर? अगर 5 की बात करी जाए तो कौन से 5 निकलेंगे उनके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ 5 फंक्शन है आइलेट। आइलेट के अंदर भी 2 टाइटल हैं। ठीक है, कौन-कौन से 2 टाइटल हैं उनके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। आइलेट है ना, आइलेट थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 फंक्शन निकलेंगे, एक अलजेब्रिक एक नॉन अलजेब्रिक। अच्छा, काम की चीज क्या? ये नोटेबल है कि जो नॉन अलजेब्रिक होते हैं उन्हें ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं। अच्छा, ओके, और ट्रांसेंडेंटल की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें सिर्फ 4 फंक्शन आएंगे। कौन से 4? एल आई टी ई, 4 एक साथ इधर की तरफ। हाँ सर, ये एल आई टी क्या है तो मैं दोबारा से याद लेता हूँ। एल स्टैंड फॉर लॉग फंक्शन, आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, ठीक है, टी स्टैंड फॉर ट्रिगो फंक्शन, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि हमारे पास में कुल मिलाकर के 4 फंक्शन इधर है और अलजेब्रिक फंक्शन इस साइड पड़ेगा। तो आप में से कई लोग लगेगा ये तो बहुत गलत है सर, 4 इधर आते हैं, एक फंक्शन इधर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। अलजेब्रिक फंक्शन के खुद के कई पार्ट हैं। कौन-कौन से पार्ट हैं साहब? पहले नंबर पर देखा जाए तो पॉलिनोमियल फंक्शन, दूसरे नंबर पर रैशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन। इवन मैं तो आपको बताऊं कि इधर न केवल 4 बल्कि पीसवाइज फंक्शन की खुद की अपनी पर्सनल आर्मी है। पर्सनल आर्मी, हां बिल्कुल, इसके खुद के कई पार्ट हैं और उनमें से पहला पार्ट बड़ा दमदार है जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। इसके सिवा कुछ और भी हैं। कौन-कौन से हैं साहब? अगर भाई चर्चा करी जाए, ठीक है, तो कुछ और कौन से हैं? एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, डिफाइंड फंक्शन। सही है, कौन-कौन से? ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट, सिग्नम, डिफाइंड फंक्शन। ये क्या क्या है? ये आने वाले टाइम में जैसे आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन फंक्शन में एक एक फंक्शन को जैसे हम पकड़ते जाएंगे, हम पढ़ते जाएंगे। रेडी? चलिए, तो फिलहाल सबसे पहले आप नोट डाउन कर लें, समझ गए होंगे आप। तो अगर देखा जाए तो ये चीज हमारे लिए बहुत काम की है कि पहले कौन-कौन से फंक्शन पढ़ने वाले हैं, माने किन-किन रस्तों से हम गुजरेंगे। ओके, अच्छा, अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगर अगले पॉइंट की ओर करें तो हम एक-एक फंक्शन को अगर ढंग से देखें तो पहले नंबर पे सबसे पहले अपन जान लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो साहब पॉलिनोमियल फंक्शन पे चर्चा कर लेते हैं। हालांकि पॉलिनोमियल फंक्शन पे दो बार पिछली बार चर्चा कर चुके हैं, मैं दोबारा रिकॉल करता हूं, दो बार। एक तो हमने जब हमने रिलेशन फंक्शन पार्ट 1 11th में पढ़ा था तब देख लिया था। इसके सिवा हम लोगों ने पॉलिनोमियल फंक्शन को दोबारा देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दौरान। तो हमारे पास दो जगह हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो उसको हटाने के लिए थोड़ा क्विक सा रिवीजन करते हैं। आई स्टैंड फॉर क्विक सा रिवीजन। तो उम्मीद है आप में से किसी को भी इस चीज को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ द फॉर्म दिस, जो भी फंक्शन इस फॉर्म में होगा वो अलजेब्रिक फंक्शन कहलाएगा। राइट है? अच्छा, एक बात। दूसरी बात क्या कि इसमें ये जो a नॉट है, ठीक है, अगर a नॉट की बात करी जाए, a1 की बात करी जाए, a2 की बात करी जाए, an की बात करी जाए, ये सब कांस्टेंट है। a0 a1 a2 से लेकर के n, ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, यहां पर n जो है वो अपने आप में होल नंबर से स्टार्ट होता है। राइट है, माने इसकी डिग्री जो है होल नंबर से शुरू होती है। ध्यान रखना थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। ठीक है, n माने डिग्री जो है दैट स्टार्ट फ्रॉम होल नंबर, दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 और ये होल नंबर होती है हमेशा। माने इसमें पावर 1/3 1/2 5/4 इस तरह की डिग्रीज हम लोग अलाउ नहीं करते, नंबर 1। दूसरी बात मिनिमम डिग्री 0 होती है और उसके बाद में उससे आगे की पॉजिटिव डिग्री चलेगी सारी की सारी। माने पॉलिनोमियल फंक्शन में ये क्लियर होना चाहिए कि मिनिमम डिग्री 0 है। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग इसे इंटीग्रल फंक्शन भी बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि मिनिमम डिग्री 0 और बाकी सारी डिग्रीज इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे कुछ लोग इंटीग्रल फंक्शन भी बोलेंगे, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर कौन-कौन सी बात देखी जाए तो मैं आपको दोबारा से याद दिलाता हूं। अगर बाय द वे सिर्फ f(x) a लिखा है तो x की पावर 0 है, वो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसे आप चाहो तो कांस्टेंट फंक्शन या कांस्टेंट फॉर्म बोल सकते हो। ठीक है, अगर f(x) ax + b की बात करी जाए तो लीनियर फंक्शन है। अगर बाय द वे f(x) में ax² + bx + c की बात करी जाती तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाता। अगर f(x) ax³ + bx² + cx + d की बात की जाती तो ये भी फंक्शन कहलाता। मैं बस सिर्फ रिकॉल कराता हूं आपको फटाफट और एंड सो ऑन तो चली जाए। राइट है, ये सब के सब पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये सब के सब क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। दिमाग में एकदम क्लियर रखना, ये सब के सब पॉलिनोमियल फंक्शन है और हमें इसके बारे में सब आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें भी क्या है? दो पार्ट कर लेते हैं। एक वो जिनकी डिग्री ऑड है, माने जिनकी टॉप डिग्री ऑड है, जिनकी टॉप डिग्री ऑड है। तो याद रखना एक चीज और, यहाँ पे x की पावर n जो है वो हाईएस्ट डिग्री है। हाँ, अच्छा, अगर x की पावर n इज हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, इंप्लाइज पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ n डिग्री कहलाएगा। n डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। एक बात नंबर 2 क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, जो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री जो होगा, ठीक है, वो लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाता है। उम्मीद है ये भी आपको अभी भी याद होगा। जैसे इसमें हाईएस्ट डिग्री x की पावर n है तो जो इसका कोएफिशिएंट है वो है a0, तो a0 जो होगा वो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाएगा। एक बात नंबर 2 क्या? ये 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, जैसे अगर भाई आप क्वाड्रेटिक फंक्शन लिख रहे हैं तो फिर साथ में आपको लिखना आना चाहिए कि a 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर तो लीनियर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि हमारे को अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखना है तो लिखते टाइम पे हमेशा दिमाग में क्या रखना है कि हमको साथ में लीडिंग कोएफिशिएंट को 0 होने से रोकना है। और abc क्या है? कांस्टेंट है। राइट, तो
चलिए ध्यान दीजिए, वैसे एक अच्छी बात ये है कि मुझे लग रहा है बस ये लास्ट ही कंसेप्ट था आज का, है ना? उसके बाद जो भी आपके डाउट हैं और आज जो थोड़ा हम फास्ट चले बीच में, उसे हम कवर कर लेंगे। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, है ना? बेसिक, है ना? ऐसा नहीं है कि फंक्शन इसी टाइप का हो सकता है। मैं तो ये कहूँगा नॉन अलजेब्रिक में भी हम ये घुसा सकते हैं मॉडुलस फंक्शंस, जीआईएफ, पीसवाइज में तो हम सब कुछ घुसा सकते हैं, हम एक्सपोनेंशियल भी घुसा सकते हैं, पीसवाइज के अंदर हम कुछ भी घुसा सकते हैं, स्टैंडर्ड हम बोल सकते हैं पीसवाइज फंक्शंस है। कोई क्वेश्चन है अभी तक इस स्लाइड में तो बताइए, नहीं तो मेरे को लग रहा है आपको पॉलिनोमियल के ग्राफ में थोड़ा-सा डाउट था, जो मैं अभी कराऊँगा डेफिनिटली, है ना? अगर और कोई बात है तो बताइए। संदीप आप कुछ कहने वाले थे? नो डाउट्स। चलिए, अगर और कोई डाउट नहीं है तो मेरे पास आगे बस सिर्फ समरी स्लाइड्स हैं और एक क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन करने से बेहतर होगा हम जो आपके जो पुराने जो अभी डाउट रह गए थे सर हाँ जी, हाँ सर जी। हाँ जी। जो ग्राफ आपने स्किप किए थे ना वो बता दीजिए। जो मैं क्या सॉरी दोबारा तेज़ बोलिए? जो ग्राफ स्किप किए थे ना आपने वो बता दीजिए। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ जो हम ग्राफ्स ड्रॉ करने में आपको दिक्कत आ रही थी, है ना? मैं वो ग्राफ बता देता हूँ, कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो जो मैं एक्चुअली ग्राफ ड्रॉ कर रहा था ना वो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स थे, ठीक है? ग्राफ ऑफ क्या थे? वो पॉलिनोमियल्स थे, ठीक है? सबसे पहले तो थोड़ी-सी मैं 10 मिनट है, ध्यान दीजिए जितना 10 मिनट में बेस्ट हो सकता है वो करेंगे। अगर जो बाकी बचा-कुचा होगा ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में वो हम डाउट सेशन में कर सकते हैं, ठीक है? मेरे ख्याल से 10 मिनट में आराम से हो जाना चाहिए, 1-2 मिनट एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए पॉलिनोमियल फंक्शन होते कैसे-कैसे हैं जैसा अभी सर ने बताया, y = ax + b जैसे कि मैं बोल सकता हूँ y = 3x + 4, y = ax² + bx + c या मैं लिख सकता हूँ y = x² - 3x + 2 मैं लिख सकता हूँ y = ax³ + bx² + cx + d। तो ये सारे क्या ग्राफ कहते हैं? इनको पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कहते हैं। पहला जो मैंने एग्जांपल लिखा है ये है ax + b, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 1। डिग्री मतलब हाईएस्ट डिग्री किसे बोलते हैं? ध्यान दीजिए डिग्री किसे बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ x। हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है? 1 है। यहाँ पर डिग्री कितनी है? 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? 2। यहाँ पर डिग्री कितनी है? 3 है। ऐसे ही और भी लिख सकता हूँ y = ax4 + bx³ + cx + स्क्वायर + dx + e, है ना? ऐसे और भी लिख सकता हूँ, इसकी डिग्री कितनी है? 4। अच्छा, इन सभी में एक और बात ध्यान दीजिए, ये जो a होता है, a क्या होता है? a है कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ x। a मेरा क्या है? कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ x, इसे हम क्या बोलते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट। इसे हम क्या बोलते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है? लीडिंग कोएफिशिएंट का भी ग्राफ में बड़ा रोल रहता है, इससे हम ग्राफ के बारे में काफी चीजें बता सकते हैं, ठीक है? अभी ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है, डिग्री और ये पार्ट में मिटा रहा हूँ, डिग्री और लीडिंग कोएफिशिएंट के बारे में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है ना? यहाँ पर मैं जो जैसे ये जो पहला फंक्शन है ax + b, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y = 3x + 4/3, है ना? दूसरे वाले फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ y = x - 1 × x - 2। ऐसे ही तीसरे वाले को मैं शायद ऐसे लिख पाऊंगा अगर कुछ होता है यहाँ पर x - p × x - q × x - r। डिग्री 4 वाले को मैं कैसे लिख पाऊंगा? x - p × x - q × x - r × x - s, ठीक है? इस तरह से ये जितनी ऐसी टर्म्स होती हैं मैं ये बोल सकता हूँ, इसे ओपन करके कुछ ऐसा बनेगा, उतनी ही डिग्री हो जाती है। ए लगा दो चाहे यहाँ पे एक्स्ट्रा, ठीक है? ए यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे 1 ही है, ठीक है? तो हर जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे मुझे डिग्री पता चल जाती है। अब जैसे ही मुझे इसका ग्राफ बनाना है, पहली मेरी कोशिश रहेगी मैं उसे फैक्टराइज करके ऐसे लिख लूँ, ठीक है? मेरे जो एग्जांपल सर ने हमें दिए थे वो ऐसे वाले दिए थे सारे, ठीक है? अब नेक्स्ट मैं आगे बात कर रहा हूँ। जैसे ही मान लीजिए एक-एक करके एग्जांपल समझेंगे। मान लीजिए मेरे को किसी ने कहा x - 3 × x + 2 का ग्राफ बना के दिखाइए, या मुझे किसी ने यही कहा कि x² - 3x + 2 का ग्राफ बनाओ। किसका ग्राफ बनाना है? x² - 3x + 2 का ग्राफ बनाओ। और भी तरीके हो सकते हैं, मैं ये वाला मेथड बता रहा हूँ जो पॉलिनोमियल वाला। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y = x - 1 × x - 2 फैक्टराइज करके मिडल टर्म स्प्लिट करके? जैसे ही मैंने इसे ऐसे लिखा, पहले तो इसके बारे में डिग्री के बारे में बात करूँ तो क्या है? 2 है। लीडिंग कोएफिशिएंट के बारे में बात करूँ तो कितना है? 1 है। 1 तो है, मेन बात है कि वो पॉजिटिव है। ध्यान दीजिए पॉजिटिव है। अच्छा, अब इसका ग्राफ बनाना है तो इसके रूट्स की बात करूँगा। रूट्स मतलब x - 1 0 कब होगा? x - 1 को 0 डालूँगा और x - 2 को 0 डालूँगा। इसका मतलब क्या है? x 1 है और x 2 हो सकता है। अभी कोई भी रूट रिपीट नहीं हो रहा है, वो सिनेरियो देख रहे हैं। जैसे ही मुझे रूट्स को बारे में पता चला, मैंने नोटिस क्या किया? कोएफिशिएंट क्या है? ऑफ x इज पॉजिटिव इन ऑल टर्म्स। सारी की सारी टर्म्स में क्या है? कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना? यहाँ पे कोएफिशिएंट x का क्या है? 1 है और 1 है। मैं x और y एक्सिस बनाऊंगा। ध्यान दीजिए x और y एक्सिस बनाऊंगा। जो इसके रूट्स थे, रूट्स क्या है? 1 और 2, उन पे डॉट लगा दूंगा, x1 और x2। यही मेरे दो रूट्स आए हैं, है ना? अब हमेशा जो दो रूट ने x एक्सिस को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा। ये वाला हिस्सा क्या है? जब x 2 से बड़ा है। ये वाला हिस्सा क्या है? जब x 1 और 2 के बीच में है ना? और ये वाला हिस्सा जब x 1 से छोटा है। इतना मतलब बताने के लिए मैं कह रहा हूँ, 3 हिस्सों में डिवाइड किया। अब 3 हिस्सों में से जो सबसे आखिरी, पहला, दूसरा, तीसरा, जो आखिरी राइट साइड का जो तीसरा हिस्सा है, वहां पे हमेशा मैं क्या लिखूंगा? पॉजिटिव लिखूंगा। हमेशा का मतलब मेरा ये है, ध्यान दीजिए, क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे हर जगह पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दूंगा। पॉजिटिव के बाद ऑल्टरनेट मतलब बदल के। प्लस लिखा है तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, प्लस माइनस प्लस, ठीक है? हाँ, उसके बाद जहाँ पे माइनस, इन दोनों के बीच में माइनस है तो नीचे की तरफ एक ऐसे बना दो और ऊपर ले जाओ। ये मेरा जो ग्राफ बना है, ये किसका बना है? ये इस इक्वेशन का बना है, ठीक है? कोई डाउट किसी को इसमें? संतोष जी, ये बैच मच मोर देन सफिशिएंट है एडवांस के लिए। आगे आप देखेंगे जब कोर्स खत्म हो जाएगा, हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होगी, उनमें हम पहले मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो पुराने सालों में आए हैं वो भी डिस्कस, वो तो हमारी क्लासेस में ही डिस्कस हो जाएंगे, और उसके अलावा टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन मेंस के भी डिस्कस होंगे। आगे जी एडवांस की भी टेस्ट सीरीज होगी, हर क्लास में हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा आपके साथ, ठीक है? आप बिल्कुल घबराएं नहीं, साथ-साथ चलें, बिल्कुल मोर देन सफिशिएंट है ये। हाँ, हाँ जी। ध्यान दीजिए, अगर एक ऐसा बनता, ध्यान दीजिए ऊपर की तरफ राइट